फॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर वो थोड़ा सा आवाज को स्लो कर एक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, लोग इस प्रोफेशन में आए और आकर परफॉर्म करें, अपना करियर बनाएं और आगे चले जाएं। क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत सारे लोगों के लिए नया है, लोग इसे जानते नहीं हैं। इससे पहले हम अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे सेशंस कर चुके हुए हैं। उस अवेयरनेस के सेशंस के दरमियान में ही हमें रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई बहुत सारे लोगों की कि जब आप ये कहते हैं कि सीए करना बहुत आसान है और जब हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं, तो पता चलता है कि जी सीए करना तो बहुत आसान है, तो वाई लोग इतने फेल क्यों हो रहे हैं? वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इस प्रोफेशन में फेल हो रहे हैं? क्योंकि जो मार्केट में सर्कमस्टांसेस हैं, जो मार्केट में बातें बताई जा रही हैं या जो बच्चे सुबह से शाम तक सुनते हैं, वो यकीनन हमारे इन क्लिप्स के साथ, हमारे इंटरव्यूज के साथ, हमारी इन सेशंस के साथ उस तरह से मैच नहीं करते जिस तरह लोग समझ रहे हैं। तो हमें ख्याल हुआ कि ओके ठीक है, हम इसके ऊपर भी एक सेशन रखते हैं जिसके अंदर हम इस बात को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि फेलियर की रीजंस क्या हैं। लेकिन इन रीजंस को समझने से पहले, इन रीजंस को बयान करने से पहले हमें तीन बातों को समझना चाहिए। सबसे पहले हम अपने तीन बिलीफ ठीक कर लें तो फिर हमें ये बातें थोड़ी सी समझ में भी आएंगी और क्लियर भी होंगी। नो वन कैन मोटिवेट यू इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू योरसेल्फ। अगर आप चेंज नहीं होना चाहते, अगर आप खुद तब्दीली नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी स्पीच काम नहीं कर सकती। अगर आप खुद से अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहते हैं, आप खुद से अपने अंदर चेंज लाने के लिए विलिंग नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जरूरी अमल यहीं से आगाज होता है, ये आप ही से आगाज होता है कि अगर आप चेंज चाहते हैं, आप अपने अंदर सक्सेस लेकर आना चाहते हैं, आप इस प्रोफेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इफ यू आर विलिंग, ओके, फिर सब कुछ हो सकता है। अब यकीनन इस सेंटेंस को देखकर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी अच्छा सर ये क्या बात हुई? हर आदमी तब्दीली चाहता है, हर आदमी सक्सेस लेना चाहता है। नहीं, ये थ्योरेटिकल बात है कि आप कह रहे हैं जी मैं तब्दीली चाहता हूं। प्रैक्टिकल बात यह है, क्या हम इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में जो कुछ आज लर्न कर रहे हैं, क्या हम कल से उसी के ऊपर अमल करना शुरू करने वाले हैं? तो फिर तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर हम अमल नहीं करना चाहते, हम अच्छी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, कोई एक 5 मिनट का क्लिप आया, हमने कहा वाह 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 क्या बात है, कितनी जबरदस्त बात है, इंसान को अपनी सोच पॉजिटिव करनी चाहिए, ये है ये है ये, और उसके बाद 2 मिनट के बाद ही फिर सोचा कि अच्छा यार वो फुप्पो ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये बड़ा काम खराब है, ये नहीं फुप्पो ठीक नहीं, तो फिर तो तब्दीली तो कोई भी नहीं है। उस 5 मिनट के क्लिप ने हमें वाह करवाया, हमारे बिहेवियर में तो चेंज आई कोई नहीं। तो जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते, अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकते, फिर इन सेशंस का कोई फायदा नहीं, फिर तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली तो जब ही आएगी कि जब आप इसके लिए विलिंग होंगे कि यस अब हम ऐसा ही करने वाले। फिर सेकंड चीज, जो सेकंड बात हमें यहां रिक्वायर्ड है, दैट इज काम नहीं कर रहा था। इसको इससे अटैच कर देंगे, हम मैन्युअली कर देंगे। सेकंड जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, एवरी स्मॉल शिफ्ट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट।
जब हम ये समझते हैं ना कि अच्छा जी क्या चेंज लानी है, हमें अपने स्टडी पैटर्न में क्या चेंज करनी है, हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करनी है, तो हमें ऐसे फीलिंग आती है कि वो कुछ पता नहीं बहुत बड़ा शिफ्ट आने लगा है। नहीं, बड़ा शिफ्ट नहीं आने लगा, ये हमेशा छोटी स्मॉल एंड पैटी थिंग्स हैं जो हमारे फेलियर की रीजन बन रही हैं, और स्मॉल एंड पैटी रिक्वायरमेंट्स ही हैं जो हमें सक्सेस की तरफ उठा कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई एक ऐसी बात पता चलने वाली है कि जिसके बाद पता चले हो यार अच्छा 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 ये हो गया। नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम उस तरह से फोकस नहीं कर रहे थे, उस तरह से उनको मॉनिटर नहीं कर रहे थे। वो रीजन बनी हुई थी, रुकावट बनी हुई थी हमारे सारे अमल के अंदर, हमारी इन सारी चीजों के अंदर। तो सेकंड हमें ये भी देखना है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि तब्दीली क्या आएगी, छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ी चेंज आएगी इंशाअल्लाह ताला। बड़ी चेंज क्या आएगी, अल्लाह ने चाहा तो आज के इस सेशन के बाद अगर आप इन बातों पर अमल कर रहे होंगे तो इस प्रोफेशन में आपको फेलियर का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सेकंड, व्हेन यू ब्लेम अदर यू गिव अप योर पावर ऑफ ग्रोथ। इस ब्लेम गेम से बाहर आ जाए। अक्सर सीए के बच्चे हमारे इस ब्लेम गेम में हैं, यानी हम हैरान उस वक्त होते हैं कि जब बच्चा टीचर को आकर अपना रिजल्ट भी शेयर कर रहा होता है ना, तो वो ऐसे कहता है सर अकाउंटिंग में उस आई कैप ने मुझे फेल कर दिया, सर लॉ में उसने मुझे रोक लिया है। ये वो कॉमन डायलॉग्स हैं जो बच्चे बोलते हैं, उसने क्यों रोक लिया। तो ये नहीं कहते मैं फेल हो गया हूं, उसका रिजल्ट बताने का जो सेंटेंस है वो भी बता रहा है कि ब्लेम गेम के बिहेवियर में बच्चा फंसा हुआ है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे कैसे चलना है। फेलियर होने के बाद, खुदा ना खास्ता जिंदगी में कभी फेलियर हो जाए, उसके बाद जिंदगी की एक अहम तरीन बात तो ये है कि हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करके आइंदा के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लेम देने वाला बिहेवियर है, ये हमें एक और गलत तरफ ले जाता है कि हम ये नहीं मानते कि हमारा फेलियर हो गया, ये चीज मैं ठीक नहीं कर सका था, बल्कि हम किसी दूसरे पर डालकर मैं को बीच में से फिर निकाल देते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अपने फेलियर की, तो फिर कैसे निजाम आगे चलेगा। जब फेलियर हुआ है तो यकीनन आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आइंदा करेक्टिव मेजर लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अपनी एवेल्युएशन कर सकेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये मैंने ठीक किया था, ये मैंने गलत किया था। लेकिन अगर आपने सारा ब्लेम ही उठाकर डाल दिया किसी दूसरे के ऊपर, लाइक हमारे पास एक बना हुआ है ना ब्लेम देने के लिए एक बड़ी अच्छी सी जगह बनी हुई है आई कैप, तो पहले ही सारा माशरा तैयार है इस बात पे कि जी पास नहीं करते, पास नहीं करते, तो बड़ा आसान है, पेरेंट्स को भी जाके कहते हैं जी आई कैप ने पास नहीं किया। इस अटेम्प्ट में वर्स्ट रिजल्ट किस पेपर का है, लॉ का। कितने स्टूडेंट हैं जिनका लॉ पास हुआ है, कोई है यहाँ पे सेशन? लाइक ये देखें, हम कह रहे हैं लॉ में 86% स्टूडेंट फेल हुए आई कैप में, अगर 14% पास रेट है विच मीन्स 86% स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है ना। अब बड़ा आसान है आम माशरे को इस कमरे से बाहर जाकर ये मुतमईन करना कि कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं नहीं फेल हुआ, असल में आई कैप ने पास नहीं किया। इस बच्चे को फेल क्यों नहीं किया आई कैप, ये क्यों पास होकर बैठा? वो रूल जो आई कैप पास नहीं करता, आई कैप पास नहीं करता, वो इसके ऊपर इस वर्स्ट पेपर में भी क्यों नहीं लगा? बिकॉज इसने पढ़ा हुआ था। जो जिस बच्चे की तैयारी थी, हम ये कह सकेंगे मैं एज ए टीचर, मैं क्योंकि इस प्रोफेशन में कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि इस दफा क्या हुआ, 86% बच्चों ने तैयारी नहीं की, तो आई कैप को 86% बच्चों को फेल करना पड़ा। वेयर एज टेक्स्ट का पेपर जो कि अनदर दोबारा लॉ ही का पेपर है, उसका पास रेट आई कैप का 60% है। अगर आई कैप ने फेल करना था तो वो टेक्स्ट के एक पेपर में 60% बच्चों को पास कर रहा है, एक में 14% बच्चों को पास कर रहा है, ये क्या हो रहा है? आई कैप उन्हें क्यों नहीं फेल कर रहा? इसलिए हमें ही देखना पड़ेगा। हम एज ए टीचर जो आई कैप के सिस्टम को जरा जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मैं इसी रिजल्ट को ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि इस मर्तबा
बिजनेस लॉज के पेपर में सिर्फ 14% बच्चे ऐसे थे जो उस मेयार पर पूरा उतरते थे कि ICAP उसे पास करते था, वेयर एज इनकम टैक्स के पेपर में 60% बच्चा ऐसा था जो उस मेयार को अचीव कर रहा था, तो ICAP ने उनको पास कर दिया। अगर रोकना पॉलिसी होती तो फिर सारों को रोक लिया जाता, अगर पास करना पॉलिसी होती तो सारों को पास किया जा रहा होता। तो हम ही ब्लेम गेम में अपने आप को असल में निकालना चाह रहे हैं, अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करके एक हम लेमैन एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहे हैं। जो बच्चा फेलियर जब हो जाता है, मैं उनको जाती तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। 80% ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जिनके फेल होने की 3 रीजन है जो अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। 80 जो बच्चे फेल हुए हैं उनमें से 80% ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जिनकी ये 3 रीजन है जो भी मैं शेयर करने जा रहा हूं। 20% बच्चे वो हैं जिनकी रीजन इन 3 के अलावा भी कोई हो सकता। तो वो टॉप 3 रीजंस क्या है फेलियर की, जिसकी वजह से एक बच्चा इस प्रोफेशन में आया है और वो फेल हो रहा है। व्हाई? तो टॉप 3 रीजन ऑफ 80% ऑफ द स्टूडेंट क्या है? नंबर 1, आप हैरान होंगे रीजन सुन के, दे डू नॉट स्टडी। द सिंपल रीजन, सबसे बड़ी फेलियर की रीजन सीए के स्टूडेंट में, दे डू नॉट स्टडी। पढ़ते ही नहीं बच्चे, सीए में आते हैं परेशान होकर आते हैं, ये सुनकर आते हैं बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, ICAP पास नहीं करता, बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, फुला बात है, फुला बात है, ये सब कुछ सुनकर आते हैं। लेकिन यहां आते ही जैसे ही सीए शुरू करते हैं तो एक खास मसलक के साथ अटैच हो जाते हैं, खास कैटेगरी के साथ अटैच हो जाते हैं कि आज के बाद बस परेशान होना शुरू करेंगे, अपने ऊपर परेशानी को तारी कर लेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। बिलीव मी, अगर आप अपनी एवेल्युएशन करें, वो तमाम स्टूडेंट जो खुदा ना खास्ता फेलियर का शिकार हुए हैं, पहली बात तो ये, अगरचे पॉइंट मेरा आगे भी आएगा लेकिन मैं यहां इसको थोड़ा सा लिंक कर लेता हूं। अगर कोई बच्चा किसी का फेलियर हुआ हुआ है, वो मेरे पास आ गया है ऐसे ही मशवरा करने, काउंसलिंग लेने के लिए आ गया, मैं उसे कहता हूं बेटा आपने कितना पढ़ा था? खामोश। अगर कोई अपना ही स्टूडेंट है, अपनी ही क्लास का है, अपना ही जानने वाला है, तो फिर मैं उसे कहूंगा यार अब सच बोल दो, अब तो हो गया जो होना। तो 90% बच्चा मुस्कुरा के कहेगा सर इस दफा मैं पढ़ नहीं सका। तो फेलियर की रीजन तो सामने पड़ी है, नजर तो आ रही। अच्छा, एक अननोन स्टूडेंट आ गया जिससे इतने ज्यादा जाहिर अभी फ्री नहीं है, उसको उस तरह की लैंग्वेज उसके साथ यूज नहीं कर सकते, उसे जरा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, उससे अपना बच्चा तो अपना स्टूडेंट तो अपने स्टाइल में बात कर लेंगे। उसे कहूँगा यार अच्छा आपको मुझे अंदाजा लगाओ, आपने बताओ कि आपने 6 मंथ में कितने आवर्स पढ़ा था? ऐसी तो कोई बात मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर चाहिए मेरा अगला पॉइंट आएगा, सबसे बड़ी रीजन यही है, हम कभी अपनी एवेल्युएशन करना चाहें कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, मेरे पास कोई लॉग ही नहीं बना हुआ, हमारा स्टडी का कोई लॉग ही नहीं है, मैंने कब पढ़ा, कितना पढ़ा, ताकि पता चले ना मेरे साथ क्या हुआ है, खुदा ना खास्ता मैं क्यों फेल हो रहा हूं। जब बच्चा कभी किसी पेपर में फंस जाए और अल्लाह ना करे एक से ज्यादा दफा पेपर देना पड़ जाए, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो गया मेरे साथ। फाइनल में बहुत सारे लोग मेरे साथ रास्ते में आते हैं इस वजह से, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ मुझे अपना स्टडी लॉग बताओ, कितने घंटे पढ़ा है, कोई एवरेज बताओ तो सही। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी बच्चे के पास इस चीज का जवाब हो, कहते सर बहुत पढ़ा है। नहीं बेटा बहुत नहीं, आप आज मुझे बताएं पिछले 6 महीने में आपने कितने घंटे पढ़ा होगा। अब खामोशी, अब कोई पता नहीं है कि क्या हुआ। कभी आप अभी भी ईमानदारी के साथ आप अपनी एवेल्युएशन करें, दयानतदारी के साथ अपने जज खुद बन जाएं। जब से आप सीए में आए हैं आप अपने मैट्रिक और एफए से भी कम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा आपके आवर्स पढ़ने के मैट्रिक में थे, क्योंकि मैट्रिक में हम जरा पेरेंटल कंट्रोल में जिंदगी गुजारते थे ना। आप नए नए, अच्छा जी अब तो नहीं सीए शुरू हो गया जी, अब आपको पता है जी तो बड़ा मुश्किल कोर्स है।
इस बात ने जितना नुकसान पहुंचाया हुआ है ना कि ये बड़ा मुश्किल कोर्स है, हमें एक शेल्टर मिल गया, जो नलायकी है उसके नीचे जाके छुप के बैठ जाते हैं कि जी बस यहाँ छुप जाते हैं, अब ना माँ कुछ कहेगी ना बाप कुछ कहेगा, सारा मलबा उठा के आई कैप के सर पे डाल देते। आई कैप पास नहीं करता, नहीं आपको पता सर। फिर घर ये नहीं बताते आके कि कौन कौन पास हुआ है, घर हम रिजल्ट कैसे बताना शुरू करते हैं, वो भी फेल हो गया अम्मी, वो तो उठाने वो जो मेरे साथ तो वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। आखिर तंग आके बाबा पूछते बेटा कोई पास भी हुआ है, कहते नहीं मैं भी नहीं हुआ, पास कोई नहीं हुआ। ये हम ब्लेम गेम का हिस्सा बने हुए हैं, हम अपनी एवेल्युएशन नहीं कर रहे, हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ क्या होगा। बिलीव मी, मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं पढ़ते हैं। जब आप मैट्रिक कर रहे थे, मुझे बताइए कभी आपके ध्यान में ये था कि ये मेरे से होना ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये पास ही नहीं करता, फला बोर्ड तो पास ही नहीं करता, नहीं थी ना? लेकिन आप फिर भी पढ़ते थे, फिर भी पढ़ते थे। आप अपने उस वक्त के घंटे काउंट करें कि आप कितने ऑन एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे। सुबह आप उठते थे, स्कूल चले जाते, 2 बजे स्कूल से आते थे, लंच करते थे, फिर शाम की एकेडमी में चले जाते थे, 8:30 बजे रात को एकेडमी खत्म होती थी। अभी तो दोनों जगह आप गए हैं पढ़ने के लिए, अब आके आपने कोई होमवर्क करना है, आपने कोई काम करना है। इस सारे के बाद कोई 2 घंटे 4 घंटे आप पढ़ते भी होंगे ना। अब मुझे जरा सीए का सोच के बताएं, आपका लाइफस्टाइल क्या? अभी तक तो बुक्स तो आती हैं। दिस इज द रीजन कि जब तक हम पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम डिसिप्लिन वे के ऊपर आएंगे नहीं, तो कैसे पास होगा। वेयर एज आपने ये भी सुना होगा कि यस एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है, यस ऐसा नहीं है कि आई आपने सभी को पास कर देना, नहीं, जो उस मयार पर पूरा उतरेगा उसको पास कर देना। ना आपसे कोई आपका तालीमी रिकॉर्ड पूछा गया, ना कोई और लंबा चौड़ी बात आपसे की गई, एक मुख्तसर सी बात आपसे, आसानी से एडमिशन आपको मिल गया। अब आई कैप ने ऐसा तो नहीं करना कि जी जो बच्चा पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो पास होता चल रहा है। तो यकीन जाने सबसे बड़ी रीजन आपके फेलियर की आपका ना पढ़ना। हाँ, जो काम आप सीए में आते ही सीख जाते हैं, वो परेशान रहना सीख जाते हैं कि हर वक्त अपने ऊपर ये तारी रखें, अच्छा बड़ा मुश्किल कोर्स है, बस अब मैंने पढ़ना शुरू कर देना, बस अब वो कर देना है। कब कर देना है भाई? अब कर दे शुरू। हम यही सोचे जा रहे हैं बस कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, बस अब इस दफा मैं पढ़ूंगा। फिर एग्जाम के आखिर में पहुंचते हैं ना, आप हर दफा अपने आप को एक नया मैसेज देते हैं, अच्छा इस दफा आखिरी दफा हो गया, ये जितनी जलालत हो रही है ना आप मुझे कि मेरे से कोर्स भी रिवाइज नहीं हो रहा और ये भी और ये, बस अगली दफा तो मैंने इंसान बन जाना है। ये वही वाली अगली दफा चल रही है ना, लेकिन पढ़े तो अब भी नहीं है। तो यकीन जाने अगर आप उतना पढ़ लें जितना आप एफएससी में पढ़ते थे, उतना पढ़ लें जितना आप मैट्रिक में पढ़ते थे, आप कभी ना फेल हो नहीं सकता कि आप फेल होना शुरू हो जाए। अगर आप उतना सा भी पढ़ लें जितना आप मैट्रिक में पढ़ते थे, जितना आप एफएससी में पढ़ते थे, उस रूटीन पर वापस आए। मैंने तो तंग आकर अपनी टीचिंग के उसके अंदर एक काम शुरू किया, बच्चों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखनी शुरू कर। वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो शुरू की, उसका फायदा बेतहाशा हुआ। पेरेंट्स को समझाया कि जी इनसे डिसिप्लिन वे, उसी पेरेंटल कंट्रोल में इन्हें रखें जैसे मैट्रिक में रखा हुआ था। ये ना सोचें बच्चा सीए कर रहा है तो पता नहीं क्या होगा, और इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, बस इसको मॉनिटर करें कि ये इतने 4-4.5 घंटे रोज पढ़ रहे हैं। पढ़ने से हमारी मुराद, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे, ऑन एवरेज हम 3 पेपर दे रहे हैं ना एक अटेम्प्ट में। हम कहते हैं हर पेपर को आपको रोजाना 1.5 आवर पढ़ना है घर आकर। इसका मतलब है 4.5 घंटे आपने पढ़ने हैं कॉलेज के अलावा, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं। इतने घंटे की कोई मैक्सिमम कोचिंग है जो आप कॉलेज से ले रहे हैं, बल्कि शायद इससे कम है। यानी आपका पूरे दिन का 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे आपके वर्किंग के, हम कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ लें, फिर भी बच्चा फेल हो रहा है। Whereas हम ये कह रहे हैं, यकीन जाने 100% आप रिजल्ट ले सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी पर आते हैं। तो रोजाना की बुनियाद पर आपने 1.5 आवर हर पेपर को देना है। अभी हम आगे पैटर्न के ऊपर बात करेंगे,
तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोच सोच के पढ़ नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक इंतहाई अहम रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की, कि जाहिर है बहरहाल एक टॉप ऑफ द रेंज क्वालिफिकेशन है, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एग्जाम लेना है, कोई उस इंस्टीट्यूट का आपको फीसिस की जरूरत नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि आप उस वजह से पास हो जाएंगे, नहीं, आपने उस मयार को अचीव करना है, आप पास होना शुरू हो जाएंगे। आप उस मयार को अचीव नहीं करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम आती चली जाएगी। सेकंड रीजन जो मेरे ख्याल में दूसरी टॉप 3 रीजन में से जिसको मैं शामिल कर रहा हूं, दैट इज दे आर नॉट अवेयर ऑफ सिलेबस। आपको यही नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, आपने जहमत ही नहीं की कि अपने सिलेबस से ही वाकफियत हासिल करें कि आई कैप का सिलेबस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीजें लिखी हुई हैं। आप अक्सर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की अब ये बिहेवियर बन गया है कि वो क्लासेस में जाते हैं और सारा डिपेंडेंसी टीचर के ऊपर है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ते जा रहे हैं, वो कभी खुद भी किताब खोल कर देखें, सिलेबस देखें कि एग्जामिनर ने मुझे सिलेबस क्या दिया। आई कैप ने जब बात करनी है आपकी सिलेबस में से करनी है। हो सकता है कोई चीज छोटी मोटी आई कैप का जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वो कहीं मिस कर गया हो। अगर आप अपने सिलेबस से वाकिफ होंगे, आप अपने सिलेबस को देख रहे होंगे, आपको पता होगा यार इस टॉपिक में मुझे ये 4 बातें लर्न करनी थी, 3 तो मुझे आ गई हैं, तो चौथी किधर है। आप टीचर से पूछने वाले बनेंगे, अपने आप से पूछने वाले बनेंगे। जैसे आप प्रोफेशनल स्टडीज में आगे, आपको एक चेंज लानी है अपनी थिंकिंग के अंदर। फर्ज कर लें ये क्लास हो रही है, मैं टीचर हूं, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अपने जहन से, दिल से, दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि मैं टीचर हूं, मैं इस वक्त फैसिलिटेटर हूं, मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए आया हूं। इल्म कहां से मिलेगा? किताबों से मिलेगा। इल्म का जरिया मैं नहीं हूं, मैंने भी कहां से लिया है? किताबों से लिया है। आप भी लेना चाहते हैं, आपको कहां से मिलेगा? किताबों से मिलेगा। तो सारी टीचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी, उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। हमें खुद से आज के दौर में, जब आप 2018 में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बेतहाशा चीजें हैं असिस्टेंस लेने के लिए, पढ़ने के लिए। अपने अपने टॉपिक्स को कभी आप YouTube पर जाकर सर्च करके देखें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस प्रॉब्लम को जरा YouTube पर जाकर तो देखिए, आपको 50 डिफरेंट लोगों की उसके ऊपर क्लिप्स मिलेंगे। दुनिया का बेस्ट ब्रेन अपने क्लिप्स तैयार करता है, अपने चैनल बनाता है, अपनी चीजें तैयार करता है, और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन आपने सबने एक ईमान पक्का कर लिया है कि सारा इल्म हमें टीचर देगा। हम 2 मिनट अज़ान सुन लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही अटैच करके ये बात कर रहे हैं कि आपको ये अपने अंदर शऊर पैदा करना है कि जो इल्म का जरिया है वो हमेशा किताब है। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का है, वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है उस किताब को पढ़ने के लिए। टीचर कभी भी किताब का नेमुल बदल नहीं बना सकता।
इसलिए आपने जो किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं उसको दोबारा वापस आइए। जैसे ही किताब पढ़ेंगे आप देखें आई कैप की हर किताब का आगाज कहां से होता है? सिलेबस से। और सबसे पहले सिलेबस लिखते हैं। क्या मतलब? यहां से पढ़ना शुरू करना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या है, सबसे पहले पता चले कि यार आई कैप मुझसे क्या चाह रहा है कि ये टॉपिक अगर मैं पढ़ूं तो क्या क्या करने के काबिल हो जाऊं। हमने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा ही नहीं होता अक्सर। फिर आई कैप में एक काम जो आप नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी कुछ कर लें, एक काम आई कैप आपको नहीं करने देगा, वो है सिलेक्टिव स्टडी। आप गौर कर लें, जब आपको ये छोटा सा टॉपिक छोड़कर गए हैं वही आया हुआ, ये कोई आई कैप का खास ही उसके पास कोई एक ऐसा जादू है कि वो इसको जरूर पकड़ लेता है आप क्या छोड़ कर गए। तो सिंपली नहीं कुछ भी छोड़कर जा सकते। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस इज अ की टू सक्सेस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, किसी को जरा सरफेस लेवल पर पढ़कर आगे चले गए। कोई टॉपिक नजर आ रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा डिटेल में गए हैं, ज्यादा ग्रिप पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें हमने बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं क्रिएट की है, लेकिन बड़ा सारा कुछ है, 100% कवरेज, ये तो की है हमारे इस उससे। तो पहली रीजन पढ़ते ही नहीं है। दूसरी रीजन जो थोड़ा कुछ पढ़ा भी वो सिलेबस से अटैच करके नहीं पढ़ा। अब सिलेबस कुछ कह रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने अपनी सारी डिपेंडेंसी उठाकर किसी एक शख्स के ऊपर डाल दी। यदि जो सर ने पढ़ाया था कर लिया, सर ने तो पेपर नहीं देना, पेपर तो अल्टीमेटली आपने देना। तो आपको भी तो कुछ ना कुछ शऊर पैदा करना है। लाइक मैं तो अक्सर कहूंगा कि आप जो भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं उसमें जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है उसमें से जरूर गो थ्रू करें, एक बार पढ़ें जिस मर्जी किताब से, लेकिन कंप्लीट कवरेज को देखने के लिए, उस एंगल को देखने के लिए कि ये बात एग्जामिनर किस एंगल से पूछता है, उसका बेहतरीन डॉक्यूमेंट हमारे पास आई कैप का हमारा स्टडी टेक्स्ट है। वो हमें बताता है कि यार ये एंगल है, इस एंगल से हम लेकर चल रहे हैं चीज, उसको जरूर पढ़ें। तीसरी बड़ी रीजन, अभी हमने सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी और बात भी करनी है। तीसरी बड़ी रीजन, जब एग्जाम भी सिलेबस के अंदर ही हम इसको दोबारा भी आकर बात करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। हमें एग्जामिनर पूछ रहा है, हमें वो टॉपिक भी पता है। पर्टिकुलरली मैं 3-4 पेपर्स के नाम लेता हूं जहां ये इशू आता है। सबसे पहले लॉ में ही आता है, हर मर्तबा लॉ का रिजल्ट कम आने की एक बड़ी रीजन आपकी इंग्लिश का कमजोर होना है, समझ नहीं आता बच्चे को क्या पूछा जा रहा है। फिर सिमिलरली ऑडिट के अंदर यही प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर हर वो पेपर जहां इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स की जरूरत है वहां बच्चे का रिजल्ट कम होना शुरू हो जाता है। फिर एग्जामिनर सम टाइम क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये चीज डिस्क्राइब करें। अब बच्चे को यही नहीं पता कि डिस्क्राइब से मेरी क्या मुराद। अब वो उसको डिस्कस कर रहा है, एग्जामिनर ने कहा डिस्क्राइब कर, वो उस सिनेरियो को वैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर ने डिस्क्राइब कहा और वो कह रहा है सर मेरा पेपर बिल्कुल ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक करके आया। ये डॉक्यूमेंट्स मैं ग्रुप में भी अपने पोस्ट कर दूंगा, पेज पे भी पोस्ट कर दूंगा। एक पूरा आर्टिकल है जो कि एसीसी के एक एग्जामिनर ने लिखा है, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि क्या लैंग्वेज यूज होगी तो क्या उसका मतलब बनता है, कैसे उसको आपने इंटरप्रेट करना है, क्या पूछा क्या जा रहा है। आप देखें हमारे यहां अक्सर ये बात बताई नहीं जाती, पढ़ाई भी नहीं जाती। अब यहीं मैं वो वाली बात को फिर लेकर आता हूं कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, पढ़ना आपने खुद भी है, चीजों को आपने खुद भी कैरी करना है। अब ये पूरा आर्टिकल है, मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा अपने फेसबुक पे ऊपर भी, और वो जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी आपका भी कांटेक्ट आ जाएगा, उस ग्रुप में भी इसको पोस्ट आप भी आगे लोगों से शेयर करें, इल्म को फैलाने की भी कोशिश करें, शेयरिंग बिहेवियर भी लेकर आए, इसके ऊपर अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातों का ही हमें नहीं समझ आ रही कि वो डिस्क्राइब कह रहा है हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कह रहा है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। एक बड़ी रीजन तो सिलेबस की टर्मिनोलॉजी का ना पता होने से ये भी क्रिएट हो रही है।
तीसरी और आखिरी बड़ी वजह, बहुत सारी रीजन हैं लेकिन हम बड़ी बड़ी रीजन का जिक्र कर रहे हैं। उन अमूमी 80% स्टूडेंट की फिलहाल गुफ्तगू हो रही है, दे आर नॉट एबल टू रिवाइज। आखिरी दिन तक कोर्स कवरेज चल रही है, कोर्स कवरेज चल रही है, कोर्स हो रहा है, कोर्स हो रहा है, कोर्स हो रहा है। अच्छा, शुरू में सोचे जरा, आपका देखिए हमेशा परफॉर्मेंस कैसे निकलती है, मेरा क्या प्लान था, मैंने किया क्या, इसी से परफॉर्मेंस निकलेगी ना। किसी भी चीज की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, मैंने क्या सोचा था और फिर मेरे साथ हुआ क्या। अभी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मार्च में पेपर देने, ऐसी है ना। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए आपका क्या प्लान है इस वक्त। एक तो पास करना प्लान है, और स्टडी के एंगल से क्या प्लान है, रिवीजन कब शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ख्याल है कि जनवरी तक हम कोर्स खत्म कर देंगे, पूरा फेब रिवीजन करेंगे बैठकर और मार्च में जाके पेपर दे देंगे। मोटा मोटा सा प्लान स्केच ऐसे ही है ना जहनों के अंदर। आपने पूरा 30 डेज का एक रिवीजन प्लान बना रखा है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। अब जरा मुड़कर देखते हैं कि जो अटेम्प्ट हम देकर आए हैं, क्या उसमें हम 30 डेज की रिवीजन करके गए थे। अ बिग नो, नो। पहले जब थोड़ा सा एग्जाम पहुंचे वहां पर सोचा नहीं यार इस दफा 30 की तो नहीं हो सक रही, 15 दिन की रिवीजन मैं कर पाऊंगा, अभी तो कोर्स मेरा रहता है, अभी तो मैं ये कर रहा हूं, अभी तो मैं ये कर रहा हूं, अभी तो मैं ये कर रहा हूं। फिर वो 15 डेज भी गए, फिर सोचा नहीं बस एक हफ्ते की इंशाल्लाह, बस उस तक मैं करते करते एग्जाम से 2 दिन पहले तक आप अपने सिलेबस ही कवर कर रहे। प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप बगैर रिवीजन के जा रहे हैं तो फिर आपके पास होने का मसला ही आपके, विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रॉपर रिवीजन आप प्रोफेशनल एग्जाम में जाके क्वालिफाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 to 3 times यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस, और ये जब ही होगा जब आप 1 month बिफोर आपका कोर्स कवरेज होगी, लेकिन ये नहीं हो पाता। फिर जब आप पढ़ रहे हो तो मल्टीपल जगहों से कुछ ना कुछ नॉलेज आ रहा होता है, कोई चीज पढ़ रहे हैं हमने फिर वही, इस सारे का एक बड़ी रीजन यही है, आपने अपने आप को प्लान नहीं किया हुआ कि क्या होने जा रहा है, मैं ये काम होगा फिर मैं कैसे करूंगा, इसका कोई वर्किंग प्लान आपके पास कोई नहीं, बस आप कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है। हमें तो इस पे भी शक है कि कैसा हो रहा है, लेकिन चलें अभी इतना मान लेते हैं कि कर रहे हैं, कुछ हो रहा है जी, चले ठीक है। लेकिन आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक कहीं से पता चला, कोई एक एडजस्टमेंट कहीं से पता चली, कोई एक बात कहीं से पता चली, आप लर्निंग करते गए। एग्जाम से पहले ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात कहां से पता चली। हाउ यू विल रिवाइज योर लर्निंग, वेयर इज योर रिवीजन प्लान। चीजें, लर्निंग प्लान इज सेपरेट, ऑलवेज सेपरेट। लर्निंग किसी और चीज का नाम है, लर्न की हुई चीज को रिवाइज करना ये तो किसी और बला का नाम है। वेयर इज योर रिवीजन प्लान। नोट्स बनाते हैं उसके थ्रू जी, अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसी की तरफ इशारा करने जा रहे हैं कि आपको हर मर्तबा जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ है तो देखना है यार ये टॉपिक आइंदा 30 मिनट्स में कैसे रिवाइज होगा, मेरे पास इसकी क्या समरी मौजूद है, वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आइंदा करने चाहिए, वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आइंदा कभी नहीं करने चाहिए। पहली मर्तबा करते ही पता चल गया, बेसिक लेवल का नॉलेज था, मुझे आ गया है, मैं इससे आगे चला गया हूं, उसके ना करने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी थे, जिसे शायद एक से ज्यादा दफा करने की जरूरत है, तो वेयर इज दैट प्लान। तो आपको अपनी रिवीजन साथ साथ डॉक्यूमेंट करनी है, किसी एक किताब को बनाना है कि ये मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट है, रिवीजन मैं इससे करूंगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको उठाकर उसके ऊपर लेकर आना पड़ेगा। कोई आपने किताब पढ़ी है, कोई पास पेपर किया है, कोई और किसी टीचर की असाइनमेंट थी, किसी टेस्ट में आपको कोई नई बात पता चली कि अच्छा ये बात ऐसे भी आ सकती है, मैंने तो नहीं पढ़ी, इसको खुदारा उठा के किसी जगह लिखें कि आइंदा आप इसको रिवाइज कहां से करें। एग्जाम में तो जो आप रिवाइज करके जाएंगे उसका वो आप परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो प्रॉपर रिवीजन का ना होना
भी एक बड़ी रीजन बनता है हमारे फेलियर की। सबसे पहली रीजन आ गई, हम पढ़ते नहीं, दे डोंट स्टडी। दूसरी बात, अगर पढ़ते हैं तो सिलेबस से अलाइन नहीं हो पाता। तीसरी रीजन आ गई, चलो जैसा कुछ पढ़ा है उसकी रिवीजन प्लान कोई नहीं। अब जब ये तीनों चीजों को इकट्ठा करें तो इसका आंसर वही आ रहा है जो रिजल्ट आ रहा है। अगर इन तीनों बातों को हमने इसी तरह ही लेकर चले हुए हैं तो फिर यकीनन रिजल्ट भी वही आएगा जो आ रहा है, खुदा ना खास्ता। तो सबसे पहले तो इन चीजों को अपनी ठीक करें। हमें सीए में स्टडी प्लान कैसे बनाना चाहिए, सीए में क्या चीज रिक्वायर्ड है, सिर्फ 3 चीजें रिक्वायर्ड। कोई फोर्थ इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपसे रिक्वायर्ड हो कि ये आपने करना। ओनली दीज 3 थिंग्स। कंसिस्टेंसी इन स्टडी। हम अपने प्लान में बच्चों को रोजाना गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना। अभी जैसे आपसे कहा, आप एक अटेम्प्ट में ऑन एवरेज 3 पेपर दे रहे हो। आपने एक पेपर को हमेशा घर पे आकर, हॉस्टल में आकर, यानी कॉलेज के अलावा आपने 1.5 आवर देना है। लेकिन कब? हमेशा, रोजाना, पूरा सेशन टिल एग्जाम। हाँ, आप 7 डेज अ वीक में से 1 डे को स्पेयर कर लें। एक पूरा दिन ऐसा रख लें जिस दिन आपने पढ़ना ही नहीं, होल डे। ये आपका स्टडी टाइम ही नहीं है, स्टडी डे ही नहीं है। रिलैक्स करें, एंजॉय करें, ताकि आप नॉर्मल भी हो ना, वेंटिलेट भी हो, नॉर्मल भी हो, और फिर अगले वीक के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सेकंड, डिसिप्लिन एंड प्लान स्टडी। डिसिप्लिन से फिर मेरी मुराद वही है, आप में से कुछ बच्चे सुनकर ये सोच रहे हैं, हाँ यार पढ़ेंगे, ठीक कह रहे हैं सर, पढ़ेंगे। नहीं, हम पढ़ने का नहीं कह रहे, हम डिसिप्लिन वे से पढ़ने का कह रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। डिसिप्लिन वे से पढ़ने का मतलब ये है, और वो पहली स्लाइड कि आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा। देयर आर स्मॉल पैटी थिंग्स जो अलाइन करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आखिरी अटेम्प्ट थी जिसमें आप फेल हुए, और आइंदा कभी फेल नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें। प्लान स्टडी से हमारी मुराद ये है, आज जाके अपना टाइम टेबल बना। कैसे बना लें, मैं पहले आपको दिखाता हूं। ऐसे बना लें, लाइक आप 3 पेपर दे रहे हैं, ऐसे अपना प्लान बना। खुद से सोचिए, हम तो कह रहे हैं 1.5 आवर इज मोर देन एनफ, लेकिन फिर भी हमने इसमें डाला कि नहीं कोई बात नहीं, किसी को लगता है यार मेरी अकाउंटिंग बड़ी वीक है, फुला वीक है, उसको 2 घंटे कर ले, बट जो आप कर सकते हैं सिर्फ वो लिखें। ये कोई सरकारी किसी खाते में हमने जमा नहीं कराना, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं जमा करानी कि देखें कौन सी मेरे फायदे में जा रही है, कौन सी मेरे नुकसान में जा रही है। आप अपने साथ फेयर हो जाए, वो प्लान बनाए। आगे ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, टाइम। इसके आगे टाइम लिखें, पेपर 1 आज के बाद आप किस वक्त पढ़ा करेंगे। डिसिप्लिन्ड वे से ये मुराद है कि आपने तैयार कर लिया कि आज से ऑनवर्ड मैं शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पेपर 1 पढ़ूंगा। दैट्स इट, टिल एग्जाम ये रूटीन चलेगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो खुदा के लिए ये करें। ये वाली बात सिर्फ 10 दिन करके देख लें, सिर्फ 10 डेज। आइंदा के लिए आप खुद ही कायल हो जाएंगे कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए। 3 स्लॉट अपनी पढ़ने की अलग अलग 3 स्लॉट छोटे से गैप के साथ या बड़े से गैप के साथ बना लें, लेकिन फॉलो 100% आपने उसी को करना। इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी तमाम डिप्रेशन, टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी क्या होता है, आप सीए कर रहे हैं, जाहिर है हमारे जहनों में, दिल में, दिमाग में ये बात है बड़ा मुश्किल कोर्स है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा ये ब्रेन हमें सारा दिन सिग्नल देता रहता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, काम कर लो, रिया पेपर है, पिछली दफा भी रहे, हर वक्त हमें इस तरह टीज करता रहता है। पढ़ते हम कोई नहीं, लेकिन ब्रेन बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको तो करना है ना अपना काम, हमें नहीं करना लेकिन उसे तो करना है, वो अपना काम किए जा रहा है। आप सारा दिन टेंशन में रहें। आप 1 वीक, मैं कह रहा हूं 1 वीक इसको कर लें, आखिरी 3-4 दिनों में आप इस स्टडी के कायल हो जाएंगे खुद ही। 3-4 दिन हमारा जो बॉडी सिस्टम अल्लाह ने बनाया ना, आगे हम इसके ऊपर अभी बात भी करेंगे सेशन में,
ये बड़ा साइंटिफिक बना हुआ है। कायनात के बेहतरीन सेंसर मेरे अंदर लगे हुए हैं, किसी गाड़ी में नहीं लगे हुए, किसी जगह नहीं लगे हुए। कायनात के बेहतरीन सेंसर अल्लाह ने इस मखलूक में लगाए, जिसको वो खुद ही कह रहा है कि ये मेरी सबसे खूबसूरत मखलूक। जो अल्लाह अपना तारुफ हमारे जरिए कराता है, वो कहते हैं मैं इनका खालिक हूं, ठीक है ना। हम कायनात अशरफुल मखलूकात अल्लाह में क्या, मेरी मखलूक मेरी क्रिएशन में से सबसे बेहतरीन है। तो कायनात का हर बेहतरीन इंग्रेडिएंट असल में मेरे अंदर लगा हुआ है, तभी तो मैं अशरफुल मखलूकात हूं। तो कायनात के सबसे बेहतरीन सेंसर मेरे अंदर लगे हुए, जो हर वक्त मेरी बॉडी मुझे सेंस कर रही है। कभी गौर करें, जब रमजानुल मुबारक आता है तो पहले 2-3 दिन हमें रोजा रखकर प्यास भी लग रही होती है। हम टीचर को खासतौर पर लेक्चर के दरमियान पानी पीने की आदत होती है, पानी पीने की जरूरत पेश आ रही होती है, यानी ख्वाहिश पैदा हो रही है, मुकर्रर टाइम पे चाय अपनी तलब पैदा कर रही होती है। लेकिन 2 से 3 दिन गुजरते फिर ये काम बंद हो जाता है। वाई? जिसे आप आदत कह रहे हैं, वो मेरी बॉडी के सेंसर सेंस कर लेते हैं कि यार अभी से जायद कभी को कोई मसला हो गया, ये 9 बजे चाय नहीं पीता। जब बॉडी को पता चल गया ना कि नहीं पीता, तो वो 9 बजे सिग्नल देना भी बंद कर देता। पहले 3 रोजों में मैं सारा दिन टीज हो रहा हूँ, मिनट बाद चाय पी लो यार, चाय। जो स्मोकर है उसे कहते हैं चाय, सिगरेट तो पी लो यार, सारा दिन हो गया, पी नहीं करनी, क्या हो गया है। लेकिन अब 2-3 दिन के बाद मेरी बॉडी के सेंसर ने सेंस कर लिया कि यार नहीं इसने नहीं पीना, उसने सिग्नल देने बंद कर। अब आप चाय के सिग्नल नहीं दे रहा, लंच टाइम पे आपको सिग्नल नहीं दे रहा काम का। सिमिलरली जब आप 8-10 दिन एक स्टडी पैटर्न पे पढ़ेंगे ना, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देने बंद कर देगा। हर वक्त वो जो टीज करते रहते हैं ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अच्छा बल्ला मूवी देख रहा है, वहां भी बीच में सिग्नल दे जा रहा है, पढ़ लो पढ़ लो। आप घर से वॉक करने निकले, आप फिर भी कह रहे यार वॉक क्यों कर रहे, पढ़ लेते, सुबह तो कुछ नहीं पढ़। हर वक्त हम एक अजियत में वक्त गुजार रहे हैं, आप अगर माने या ना माने। मैं आपको एक और चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी, मुझे पता है हमारे 20 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन के बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते, तो आप में से कोई भी डिसिप्लिन वे से पढ़ने का आदमी नहीं। आप आज एक काम करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज पढ़ने से पहले एक अपनी सेल्फी लें। अगर सर ये तो सारा दिन ही करते हैं, ये आज फिर कर लें, लेकिन इसको महफूज कर लें। 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस पैटर्न पर करें, दोबारा अपनी सेल्फी लें। यकीन जाने दोनों पिक्चर को साथ रखें, बिलीव मी इसमें वाज़े डिफरेंस आ चुका हो। आई चैलेंज यू, कोई बंदा इसको गलत साबित कर, आपकी सारी बॉडी, सारा ब्रेन, सारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है। जिस शख्स को थोड़ा सा अल्लाह ने जरा कोई सोच समझ दी हुई ना, आपकी शक्लें देख के पता चलता है आप सब सीए कर रहे हैं। माइंड नहीं करना आपने, आपके चेहरों पर लिखा हुआ आप सीए कर रहे हैं। रीजन, डिसिप्लिन हुए नहीं, और स्ट्रेस में रह रह के हमारे आसाब स्ट्रेस हैं सारी के सारे। जैसे ही आप इस पैटर्न पर आएंगे, आप इस अजियत से बाहर आते हैं, अब आपका ब्रेन आपको इन टाइम में कह रहा होगा कि पढ़ लो, इसके अलावा सारा दिन आपको टीज नहीं कर रहा होगा। अब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर, मेमोरी बेहतर हो जाएगी, आप करके देख लीजिए। लेकिन आजमाइश शर्त है, एक सिर्फ डिसिप्लिन ना होने की सजा, ये बेरौनक जिंदगी है जो आप गुजार रहे हैं। जैसे ही आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप दोबारा जिंदगी में वापस आ जाएंगे। आपके पास खेलने का टाइम भी होगा, कोई आप गेमिंग करते हैं, कोई आप मूवी देखते हैं, कोई आपको सोशल मीडिया पे बैठने का शौक है, कोई आपको कोई किताबें पढ़ने का खुदा ना खास्ता शौक है, तो और कोई इस तरह का, जिसका मुझे वैसे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन चलो हम कह देते हैं कि कुछ % बच्चों की दिलाजारी ना हो, इसलिए कह देते हैं, तो आपको वो सारी चीजें करने का टाइम मिलेगा। अल्लाह ने 24 घंटे बहुत समझ के सोच के ही दिन रखा होगा ना, कि 24 घंटे का दिन होना चाहिए। कोई कायनात का ऐसा काम नहीं है जो इस 24 घंटे में मैनेज ना हो सकता हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात, कायनात का कोई ऐसा काम नहीं है जो इन 24 घंटों में ना हो सकता। क्रिएटर ने गलती बना दिया, नौजुबिल्लाह।
तो जी अल्लाह को तो पता ही नहीं लगा ना कि कई लोगों ने सीए भी करना खुदा ना पाए। और नहीं हो सकता। ये सारा निजाम अल्लाह की जात ने कैलकुलेटेड रखा हुआ है, तो कई कैलकुलेशन मौजूद है, हम उसको मिस यूज कर रहे हैं, हम उसको उसके साथ खुद को अलाइन नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने मोबाइल में सिम ठीक तरह इंसर्ट नहीं की हुई और आप कह रहे हैं कि मोबाइल खराब है, मोबाइल खराब है, मोबाइल खराब है। मोबाइल ठीक था, आप ही ने सिम सही इंसर्ट नहीं की, वो सिग्नल पिक नहीं कर रही है, आप कायनात में से वो सिग्नल पिक नहीं कर पा रहे जो अल्लाह ने जिसके लिए आपको बनाया था। तो इतनी बड़ी अजियत, इतनी बड़ी सजा में से आप गुजर रहे हैं सिर्फ एक हैबिट की वजह से, अनडिसिप्लिन्ड अप्रोच टुवर्ड योर लाइफ। आप सुबह उठते हैं, आपको पता ही नहीं होता मैंने क्या करना। अभी कल संडे गुजरा, जरा सोचिए आप कितने बजे उठे थे और जिंदगी या रोजाना का सोचिए, जिस दिन क्लासेस न चले, क्लास में किसी मजबूरी में आप पहुंच जाते हो बच्चे, आप जरा कभी नोट करें आप उठे कितने बजे थे और वो पहला प्रोडक्टिव काम आपने जिंदगी में कितने बजे किया था। इसके दरमियान में कई घंटे गुजर चुके हैं। हम जब फाउंडेशन से अटैच हुए, हमारी इस ग्रूमिंग में फाउंडेशन को बहुत ज्यादा मतलब जाता है, क्रेडिट जाता है कासिम साहब की शख्सियत को और इस तरह के असातिज़ा को जिनसे हमने जिंदगी में कुछ लर्न किया। कासिम साहब ने एक चीज सिखाई, उन्होंने किसी और एंगल से एक दिन बात की। वो एक डायलॉग अक्सर बोलते हैं, अपनी गाड़ी को अपनी लाइब्रेरी बना, अपनी लर्निंग का जरिया, क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल लोगों से बात कर रहे होते हैं और जो लोग काम वर्किंग उसमें आ गए कि जी सर टाइम नहीं है, टाइम, वो कहते हैं अपनी गाड़ी को बनाए लाइब्रेरी, इसमें ऑडियो लेक्चर रखें। जब आप ट्रेवल करके जा रहे हैं आधा घंटा पौना घंटा, तो इसके दरमियान में सुने लेक्चर, आपकी लर्निंग यहां से होगी। मुझे एक कॉलेज जाना होता है, शायद मुझे 10 मिनट लगते हैं। उस दिन के बाद से जिंदगी में फिर वही बात है कि अगर कोई चेंज नहीं होना चाहता फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। या मैं समझता कि नहीं पता नहीं कोई आसमान टूटेगा तो चेंज आएगी, नहीं, इतनी बड़ी चेंज आई कि अब 10 मिनट मुझे लगते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन एवरी टाइम आई हैव वन लेक्चर ऑफ 10 मिनट, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीच ही क्यों ना, एवरी टाइम आई हैव, यार इन 10 मिनट मेरे कैसे यूटिलाइज होंगे। आधी से ज्यादा शऊर की बातें, लर्निंग की बातें ट्रेवलिंग के दौरान सीख लो। समटाइम मुझे किसी दिन बैरिया टाउन थोड़ा बहुत मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, तो वहां जाना होता है तो तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं फर्ज किया जाने में। तो पिछले दिन पहले से प्लान होता है कि अच्छा ये 40 मिनट लगेगा ना, तो कोई 30 मिनट की कोई चीज होनी चाहिए जो इसके दरमियान में लर्निंग करे। जो साथ बैठा होगा उसके बेचारे का क्या कसूर होगा? जी मेरे साथ बैठेगा तो कसूरवार तो होगा ही ना, ठीक है ना, उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि मेरे साथ क्यों बैठे, ठीक है ना। असल में बात फिर वही है, मसलन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे एक बच्ची अभी कल परसों आप मिली मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा जी मुझे इतनी दूर से आना होता है। मैंने फौरन देखा कि इसका ये टाइम कैसे यूटिलाइज हो सकता। जी आप अपना, अब मेरा ही लेक्चर पढ़ रहे ना, उसको रिकॉर्ड कर, ऑडियो रिकॉर्ड कर, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसको सुनते रहिए। ये वो टाइम है जो बिल्कुल वेस्ट था ना, 100% वेस्ट था, तो यार इसको भी यूज करना। अपने टीचर्स के लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, उसे दिन में किसी भी वक्त घर आने जाने के दरमियान में सुन लें। रास्ते तो खुद ही निकल आएंगे अगर आप सोचना शुरू करेंगे, खुद ही ऑप्शन मिलेंगी कि अच्छा ऐसे भी हो सकता था, अच्छा ऐसे भी हो सकता था। नहीं है तो फिर जाहिर है फिर आप मुश्किल में फंसे रहेंगे। तो खुदा के लिए ये एक सादा सा डॉक्यूमेंट है, इसको बना लें आप जाके, अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। सबसे जरूरी बात है अपनी स्टडी को डॉक्यूमेंट करें। देखें जो आप सोच रहे हैं वो आप कर रहे हैं, या आप सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो फिर जाहिर है मंजिल कैसे आएगी। जाना मशरिक की तरफ है और ट्रैवल मगरिब की तरफ कर रहे हैं, तो फिर तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हाँ पहुंच सकते हैं, अगर पूरा राउंड लेकर ही पहुंचेंगे फिर तो वो तो बड़ा देर हो जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट करें अपने आप को, अपनी स्टडी को। फिर हम तीसरी बात कह रहे हैं, हम अपने स्टडी प्लान में तीसरी बात को इंसर्ट करवाते हैं बच्चों को, कंटिन्यूस रिवीजन का कॉन्सेप्ट। वो जो पहले भी हमने बात की आपसे कि रिवीजन असल में बहुत जरूरी बात थी। हम कह रहे नहीं, रिवीजन वो जो आखिरी मंथ की रिवीजन है उसको फिलहाल भूल जाएं। आपका पढ़ाई का पैटर्न ही होना चाहिए, जब आपने, हम कहते हैं 1.5 आवर आपने पढ़ना है, तो असल में तो 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा हमने उसने रिवीजन का रखा हुआ।
एवरी टाइम यू हैव टू रिवाइज। जितना आज तक पढ़ लिया है इसमें से गो थ्रू होना, रोजाना रोजाना, बिला नागा बिला नागा बिला नागा बिला नागा। अल्लाह ने आपको कितना बड़ा ब्रेन दिया हुआ है, या उसकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है, इसका अंदाजा मुझे 3-4 साल 5 साल पहले एक दफा हुआ। मेरे हमसाए, बिल्कुल इमीडिएट हमसाए, जीसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। एक दिन मुझे कहने लगे यार एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? कि नहीं ये नहीं बताना, बस कहीं जाना। खैर किस्सा मुख्तसर, वो मुझे संडे का तय हो गया, गाड़ी में उन्हीं की गाड़ी में बैठकर चले गए। वो मुझे शादबाग की तरफ कोई एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा इदारा, उसके अंदर ले, ये हिफ्ज का एक इदारा था। जब मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, खैर हम चले गए। ऐसे हॉल था जो उनका क्लासरूम का, उसमें एक क्लास उन्होंने बुला दी हमें। नीचे ऐसे कारपेट बिछा हुआ है, नीचे हम बैठे हुए हैं, और वो ट्रेडिशनल रहेल एक हमारे पास है और एक कुरान पाक हमारे पास रखा हुआ है। हम 10-12 लोग 2 गाड़ियों में गए थे। अब उन्होंने कहा जी, वो जो वहां के इंतजाम में थे, कि जी हमारी एक क्लास है 25-30 बच्चों की, हम चाहते हैं आप इनसे कुरान पाक सुने। ये हाफिज कुरान है बच्चे, जितना जितना इन्होंने कुरान याद किया हुआ है आप इनसे सुने। आपके पास एक कुरान पाक रखा हुआ है, इसमें तर्जुमा भी मौजूद है, अरबी भी मौजूद है, आप इस कुरान से इन बच्चों से सुने। अब छोटे छोटे से बच्चे हैं, 10 साल 11 साल 8 साल के छोटे छोटे से बच्चे हैं, आके तारुफ कराए जी मेरे 10 सिपारे हिस्से। अब हमें तो पता नहीं था, पहले हमने कोई बात सुनी, बच्चा ठक से बता दे। फिर वो जो मोहतमिन थे दोबारा आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हम कह रहे, आप सुने, आप ऐसे सुने। कहें कि जी पेज नंबर फलां पे जो पहली आयत लिखी है वो सुनाओ। वो तो हमारे तो पैरों से जमीन निकल गई कि ये क्या हो रहा है। करते करते उन्होंने इतने तरीकों से हमें बताया कि जी आप उर्दू यानी तर्जुमा बोलें, ये अरबी बोलेंगे, आप अरबी बोलें, ये तर्जुमा बोलेंगे, आप आयत नंबर बोलें कि जी सूरत नंबर 37 की आयत नंबर 40 बताओ तो ये सुनाएगा। यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे सर्च किया जा सकता हो वो बच्चे तैयार थे। ये कोई एक बच्चा होता, 2 बच्चा होता तो मेरे जैसा आदमी ना बड़े आराम से हुई क्या अल्लाह ने सलाहियत दी, ये कह के तसल्ली दे लेते खुद को। लेकिन ये तो पूरी क्लास आई है। इसका मतलब है ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये मेथोडोलॉजी का फर्क है कोई। आप हम सबको सूरह फातिहा याद है ना, टाइगर रोज नमाज में पढ़ते हैं और रिवायत भी इतनी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सूरह फातिहा पढ़ें, हर आयत का पहला लफ्ज पढ़ते हुए आगे चलेंगे, हमारे में से कोई नहीं जा सकेगा। वो बच्चा पूरा कुरान ऐसे सुना सकता है। हमें यकीन जाने हम डिप्रेशन का शिकार हो गए उन बच्चों की सलाहियतें देख करके। या अल्लाह, वाह वाह क्या बात। अब क्योंकि हमारा ताल्लुक कोई थोड़ा सा माइंड साइंसेज और इसका के पढ़ने पढ़ाने का शौक, तो उस इदारे के साथ जरा अटैच होना शुरू हुआ। यार क्या फर्क था, क्या मेथोडोलॉजी, आखिर ये क्या करें। थोड़े उनसे ताल्लुकात बनाए, थोड़ा उनके करीब हुए, पता चला नहीं रेपिटेशन इज द रिवीजन इज द। वो इस बच्चे को, पहली बात मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों से कहता हूँ कि देखें जैसे डेटा आप फीड करेंगे वैसे ही रिट्रीव होएगा। मतलब हमें कोई ऐसे हमने नहीं ना याद किया होगा सूरह फातिहा की कितनी आयत है, हमने तो नहीं याद की, हमने सूरह फातिहा याद की, आयात नहीं याद की, तो जाहिर आयात रिट्रीव कैसे होगी, नहीं होगी। हमने ये थोड़ा याद किया कि जब हम सूरह फातिहा जिस कुरान पाक से याद कर रहे थे उसके किस पेज नंबर पर लिखी हुई, तो रिट्रीव भी नहीं होगी। आप जैसे डाटा प्रिजर्व करेंगे वैसे ही रिट्रीव होगा। तो वो तमाम बच्चे उस इदारे की तमाम ब्रांचेस के तमाम हाफिज कुरान ऐसे ही, जिस बच्चे को पूरा कुरान याद है उसको पूरा कुरान की ये भी याद है कि कौन सी आयत किस पेज पर लिखी। ये वाला ब्रेन अल्लाह ने हमें सबको भी दिया हुआ है, क्योंकि वो सिलेक्टेड बच्चे नहीं, तो होल पूरे इंस्टीट्यूट के तमाम बच्चे वही। इसका मतलब है हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। वहां से हमने जब ये चीजें 4-5 साल पहले देखी तो फिर अपने स्टडी प्लान में इसको इस तरह ऐड किया कि हम आपको कह रहे होते हैं कि आप 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा रोजाना रिवीजन करें, बिला नागा रिवीजन, बिला नागा रिवीजन, बिला नागा रिवीजन। अगर आप ऐसे चल रहे होंगे तो यकीन जाने जब आप पेपर देने जाएंगे तो किताब आपकी आंखों के सामने खुली हुई नजर आ रही है। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। फिर वही है कि चेंज लानी है ना, हैबिट चेंज करनी है, स्ट्रेटजी चेंज करनी है।
इफ यू वांट कि यार आज के बाद फेलियर ना हो, तो ये बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं। मैं फिर यही कहूंगा, आप सिर्फ 10 दिन ऐसा करके देखें, उसके बाद फिर ये चीजें खुद अपना आप मनवाने तो ठीक है, ना मनवाए तो इन्हें छोड़ दें। हमारी तो रिसर्च है ना, हम तो अपना थीसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो हमने जिसको देखा है, बच्चों के ऊपर अप्लाई किया है, बच्चों को लेकर चले हैं, उसका रिजल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं ना। लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिनका असर कई सालों बाद आना है। ये एक हफ्ते के बाद हर चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर चीज खुद ही आपको कायल कर लेगी। अभी लास्ट अटेम्प्ट में एक बच्चा मेरे पास आया, मेरे टेक्स्ट के एक बैच में, पोस्ट रिजल्ट बैच में एक बच्चा मेरे पास आया। कुछ चीजें हाइड करके मैं कुछ चीजें आपको बताने लगा। बच्चा, बात बच्चे होते हैं ना, टीचर के साथ बड़े एक्स्ट्रा अटैच हो जाते हैं। हम टीचर्स उसको कहते हैं ये बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, मुरीद है। और बात मुरीद से भी अगले दर्जे पे होते हैं, ठीक है ना। वो भी उसको हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ नहीं करते क्योंकि सारा लाइव जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए तो हम उसे कहते हैं मुरीद से भी अगले दर्जे में बैठा होता है। यानी जो टीचर ने कहना उसने कर गुजरना, सोचना ही कुछ नहीं। तो हम अपनी क्लासेस में स्ट्रेटजी बताते हैं। जब ये स्ट्रेटजी बताई तो वो क्लास के बाद मेरे पास आ गया, ऐसे कॉपी मेरे पास लिख के कहता कि सर ये 3 सब्जेक्ट रखे हैं, आप अपने हाथ से लिख दें मैंने कब कब पढ़ना। बेटा तो आपने अपनी कन्वीनियंस का टाइम देखना। कहते नहीं सर मैं फारिग हूँ, आप लिख दें जो टाइम आप कहेंगे आज के बाद में वही फॉलो करें। क्या बात। खैर मैंने लिखा ऊपर टाइम लिख के 3 सब्जेक्ट उसके टाइम लिख दिया। अब वो बच्चा, ये तो अभी नया 2-3 दिन हुए हैं तो आपस में एक वो बना है। अब बच्चा वो मेरी क्लास में बैठा हुआ है, टेक्स्ट का मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ उसको। चंद दिनों के बाद 10-15-20 दिनों में बच्चों से जब इंटरेक्शन हुई, कोई टेस्ट हुए, पता चला इस बच्चे का तो आईक्यू लेवल बहुत ही कमजोर है। लेकिन ये फॉलोअर इतना बड़ा है कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा फॉलोअर नहीं देखा। मैंने अभी अच्छा खैर मैं फिक्र आप ही तैयार रख लेता हूँ। तो खैर अब यकीन जाने मुझे रोज क्लास में लगे कि यार ये बच्चा कितना रिलीजियसली मेरी बातों को अमल कर रहा है, जबकि इसका आईक्यू लेवल बेचारे का इतना कमजोर है। इसका बनना क्या है, अल्लाह मियां इस पे रहम खाए। ये अभी जो रिजल्ट आया उसके 3 पेपर पास कर, 3 पेपर पास थे उसके बच्चे। यकीन जाने जिंदगी में एक दिन तो वो खूबसूरत दिन था ना जिस दिन मैंने क्वालिफाई किया था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस दिन का कोई मैच नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको दिखाएगा वो, तो सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट दे है। यकीन जाने अपने पास होने के बाद जिंदगी में अगर आज तक किसी बच्चे के पास होने की सबसे ज्यादा खुशी हुई तो मुझे उस बच्चे की। और फिर मुझे ये अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने घर आके बाकायदा 2 नफल पढ़े कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इन बातों को, तो या अल्लाह तूने इसमें एक तासीर रखी है या इज्जत रख ली है, बड़ी बात। एक ऐसा बच्चा जो इंतहाई आईक्यू लेवल जिसका वीक है लेकिन वो सिर्फ अमल करना शुरू कर दे, तो वो कहां खड़ा है जाकर। फिर वो जो हम जिन बच्चों की हुफाज की बात करें, अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी बात में जरा वजन पैदा करने के लिए ये बात कहनी पड़ रही है। मिजाजन शायद वो सबसे अफजल और अजीम इंसान है जो किसी मदरसे में जाकर कुरान पाक, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं। उनसे अजीम हम जैसे लोग तो उनके मुकाबले में नहीं आ सकते। लेकिन हम एक बात में वजन पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि अमूमन ये बच्चे कौन से हैं, ठीक है ना, मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, हमें पता है ये कौन से बच्चे हैं। ये कमजोर बच्चे हैं जो कहीं नहीं चल पा रहे। बच्चे का माँ बाप कहते हैं सिर्फ विफल पे डाल। उन बच्चों को पॉलिश करके इस लेवल पर तैयार किया जा रहा है कि मेरे जैसे 10 बच्चे उस एक में से निकले। इतना आईक्यू, इतना मेमोरी, इतनी क्या। जब वो सारे पैटर्न को स्टडी करते हैं तो सिर्फ एक चीज नजर आती है, रेपिटिशन, 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 रेपिटिशन। तो इसलिए खुदारा इन बातों को अपनी स्टडी में यूज करें, अपने उसमें यूज करें। वो जो आप कहते हैं जी इकोनॉमिक्स मुश्किल लग रही है, वो जो कहते हैं लॉ मुश्किल लग रहा है, वो जो कहते हैं इसको रिपीटिशन में लाएं, इस पैटर्न पर आ जाएं। और मैं फिर कह रहा हूं 10 डेज इसको अप्लाई करके देख लें, इस वाली बात को और उस वाली बात को। अगर आपको लगे कि स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो इसको कंटिन्यू करें, वरना इसको छोड़ दें। लेकिन हमें पता है कि आप इंशाल्लाह इस पर ये कहेंगे
कि यार असल बात हमें जिंदगी की आज पता चली है क्या करना चाहिए। इसलिए वो जो मैंने शुरू आगाज किया कि हम किसी उसकी तलाश में है कि पता नहीं कोई क्या तब्दीली आनी है, पता नहीं क्या, सब पता है आपको, अमल करने की जरूरत है, लाए अमल की जरूरत है कि आप खुद को चेंज करें, तब्दीली को अपने अंदर आने दें, चेंज को अपने अंदर आने दें, स्ट्रेटजी को अपने अंदर आने दें, फिर देखें कि आप कैसे, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए कामयाबियां और सारी सक्सेस आपके लिए आ जाएगी। तो ये 3 बड़ी रीजन है। आप पढ़ते नहीं, आप सिलेबस को कवर नहीं करते, सिलेबस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, उन टर्मिनोलॉजीज पे फोकस नहीं करते, और तीसरी अहम तरीन रीजन, आप रिवीजन प्लान नहीं करते। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी हाउ टू रिवाइज इट। इस तक मैं दोबारा कैसे पहुंचूंगा? क्या वो पॉइंट कहीं लिखा है हमने? क्या हम उसको कहीं किसी और पैटर्न में, किसी और पैराए में लेकर गए? जब नहीं लेकर गए तो फिर एक रीजन हमारी वहां पर प्रॉब्लम में आएंगे, हम वहां से इस सारे उसके अंदर आएंगे। तो कोशिश करें इन चीजों को आप तब्दील करें। असल में कंटिन्यूस रिवीजन हम इसीलिए कह रहे हैं कि इंसान, एक ये अभी 2 साल पहले की एक रिसर्च है यूएसए की, उन्होंने रिसर्च में बड़ी अच्छी खूबसूरत एक हमारे प्रोफेशन की एक टर्म यूज की, लर्निंग डिके कर्व। अभी आप क्योंकि इनिशियल पढ़ रहे हैं, आप कभी एक पढ़ेंगे, हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लर्निंग कर्व एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंसान के लर्न करने की कर्व क्या होती है, क्या ग्राफ होता है। उन्होंने लिखा लर्निंग डिके कर्व। इसमें उन्होंने सर्वे किया है, वो कहते हैं कि जो मोस्ट पीपल, अबाउट 70% ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट विद इन 24 आवर्स। आप जो लर्न करते हैं 24 आवर्स में वो मेमोरी में से लॉस हो चुका हुआ। अब आप रोजाना क्लास में आ रहे, टीचर बेचारा रोज आपको पढ़ा रहा है, रोज जोर लगा रहा है, रोज जोर लगा रहा है, आप चल रहे हैं पुराने पैटर्न पे कि आखिरी महीने पढ़ूंगा जाकर। ये लर्निंग तो 24 आवर्स के बाद पेरिश हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। जब आप पढ़ने बैठेंगे उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, अब तो आप फिर जीरो से शुरू कर रहे। इसको अटैच करें मेरी उस बात को डिसिप्लिन वे से, फिर वो पहली स्लाइड से अटैच करें कि कोई हम एटमी धमाका नहीं करने वाले हैं। यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो सक्सेस में और फेलियर में डिफरेंशिएट कर रही हैं लोगों को। वो जो हम कहते हैं कि जब रोजाना का काम रोजाना कर लिया जाए, और मैंने अभी उस बच्चे की एग्जांपल आपके सामने रखी कि बिल्कुल स्लो लर्नर, बिल्कुल जब वो क्वेश्चन क्लास में करे तो बाकी सारी क्लास डिस्टर्ब हुई कि यार ये क्या इतनी बेसिक बात पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, आगे नहीं जाने दे। लेकिन क्योंकि वो अपना काम रोजाना कर रहा है, क्योंकि वो अपनी लर्निंग को महफूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है, वो आगे जा रहा है। और वो बच्चा जो बड़ा अपने आप पे मान रखे हुआ है, बड़ा उसको यह है कि मेरा बड़ा जबरदस्त ब्रेन है, ये सारी बातें ठीक है नहीं, सारी दुनिया पे लगती है, मेरे पे नहीं लगती क्योंकि मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूं। ये पूरी रिसर्च, दुनिया के बेहतरीन ममालिक की रिसर्च हमें बता रही है कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो 24 आवर्स के बाद वो चीजें पेरिश हो जाएंगी, एंड आफ्टर अ मंथ रिटेंशन रेट इज क्लोजर टू 5 to 10%। आपने एक टॉपिक पढ़ा, 1 महीना तक उसको पूछा ही नहीं कि भाई आपका क्या हाल है, तो 5% आपका रह गया, 95% तो आपने लूज कर दिया उस टॉपिक। अब बताइए उसमें टीचर बेचारा क्या करेगा, आईकैप क्या करेगा, कोई और कैसे जिम्मेदार बनेगा? अल्टीमेटली आप ही को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, रोजाना रिटेंशन करने के लिए रोजाना आप रिवीजन करें, डेली अपने आप को रिवाइज करें। रिड्यूस योर फॉरगेटिंग कर्व थ्रू रिवीजन, ये वही वाली बात है जिसको अभी हम रोजाना की रिवीजन से आप अपनी फॉरगेटिंग कर्व को, भूलने की कर्व को, डिक्लाइन वो जो आ रहा है, जो भी पिछली स्लाइड में हम कह रहे थे कि 100% इल्म आया, 1 महीने के बाद वो 5% रह गया, यानी विद इन 1 मंथ इस रिसर्च के मुताबिक 95% ऑफ द नॉलेज हैज बीन लॉस्ट। इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? आप अपनी रिवीजन के जरिए से। रोजाना की रिवीजन एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। आज जो पढ़कर आए हैं उसका रिवाइज करना, उसको आगे लेकर चलना तो जरूरी है ही है,
वो जो पिछले 4 दिनों से पढ़ लिया हुआ है ये कैरी कैसे होना है, इसको कंटिन्यू कैसे करना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो जो 1 आवर है उसको डिवाइड, 1.5 आवर है उसको डिवाइड करें, 30 मिनट कंटिन्यूसली आप रिवीजन करें, पूरा सेशन, एक सेशन करके देखें, 10 दिन 15 दिन सिर्फ करके देखें, आप कायल हो जाएंगे। इस सेशन में स्ट्रेटजी पर आकर देखें, अगर आप 3 पेपर दे रहे हैं तो यकीन जाने आपके तीनों के तीनों पास हो जाएंगे। फेलियर का नाम भूल जाएंगे आप जिंदगी में से, आप कभी इस पर अमल करके देखें। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि ये पता कैसे चले कि अमल किया है कि नहीं किया। उसके लिए हम कह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, एक्सेल से एक प्रिंट निकाल लें। आज तो आपके मोबाइल में कोई प्लानर डाउनलोड कर लें, खुद को डॉक्यूमेंट करें, खुद को लिखें कि या क्या मैं ऐसे चल रहा हूं, जैसे मैं सोच रहा हूं मैं वैसे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। ये आपके अंदर तब्दीली लाएगी, आपका खुद से एक क्रिएट होगी ये चीज कि ओके मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है। अदरवाइज आप इसी तरह से फंसे रहेंगे इस प्रोफेशन के अंदर। ये तो आ गया जी हमारी बड़ी बड़ी रीजन आ गई। इसके बाद एक रीजन वो जो बाकी के 20% है उसे भी हम एंड में जाकर जरा टच करेंगे दोबारा, कि कुछ लोग हैं जो बैठे हैं वो कहते हैं सर नहीं हम तो, आप कह रहे हैं पढ़ते नहीं, हमने पढ़ा है। आप कह रहे हैं जी सिलेबस नहीं पढ़ते, हमने सिलेबस भी पढ़ा था। आप कह रहे हैं जी हमने रिवीजन नहीं की, हमने रिवीजन भी की थी, लेकिन हम फेल हो गए। ये वो 20% बच्चे हैं जिनके फेलियर की रीजन कोई और भी है, ठीक है ना। उसके ऊपर हम जरा एंड में जाकर बात करें। इसके बाद सीए के बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है वो उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि ये सारे, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आप तमाम के फेसेस के ऊपर लिखा हुआ है कि आप सीए कर रहे हैं। जिन्होंने भी नया नया ज्वाइन किया, अगर वो इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद इनके फेसेस पर भी ये असरात आ जाएंगे, अल्टीमेटली ऐसे हो जाएगा। इसलिए हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, आपने अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस जाहिर है किस चीज की है, वही जो इस प्रोफेशन के बारे में सारी बातें मशहूर है कि ये होता नहीं है, फिर हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। अभी तो हम एफएससी करके आए हैं, फिर हम क्या करेंगे, जिंदगी में क्या होगा, फलां क्या होगा, ये क्या होगा, ये तमाम चीजें हमें स्ट्रेस में डाले हुए हैं यकीनन, और एक नेचुरल फिनोमिना इंसान का स्ट्रेस में आना। बट हाउ टू मैनेज इट, इसमें से कैसे बाहर आए। तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए सबसे पहली बात तो, अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई फेलियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो पहली बात, सक्सेस डिलेड इज नॉट सक्सेस डिनाइड। अगर कोई फेलियर हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि सक्सेस डिनाइड ही हो गई, अब कभी आनी ही नहीं है कामयाबी, जी बस अंधेर हो गई है दुनिया। हर की ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, फेलियर हो गया है, उसको फेस करें, ब्लेम ना करें, फेस करें। जैसे ही आप उसको अपने अंदर लाएंगे कि मैं उसका जिम्मेदार था, उसकी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी वीकनेसेस देखेंगे, आइंदा के लिए एक होप क्रिएट होगी कि ओके अच्छा ये रीजन थी यार, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, आप स्ट्रेस से बाहर आते। सेकंड, नेवर कंफ्यूज अ सिंगल डिफीट विद अ फाइनल डिफीट। कोई एक डिफीट आ भी गई, इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी आप टेबल टेनिस की बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे हैं, तो पहला मैच आप हार गए तो इसका क्या मतलब है, यू आर आउट। नो, अभी आप खेलें, लड़ें, दोबारा लड़ते हैं, दूसरा जीत गए हैं, ओके अब फाइनल होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल गेम की तरह ही जिंदगी है, ऐसे ही जिंदगी है। हमने पेपर दिए थे, कोई एक फेल हो गया, कोई बात नहीं। वैसे भी जब कुछ हो जाए तो एक चीज याद रखें, आप स्ट्रेस में सिर्फ 2 वजह से, जिंदगी में स्ट्रेस सिर्फ 2 वजह से है। आपको जहां रहना चाहिए आप वहां रहते नहीं, जहां रहना नहीं चाहिए हमेशा भाग भाग कर वहां जा रहे हैं। क्या मतलब, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, आज में जिंदगी गुजारनी। स्ट्रेस 2 वजह से है, या मैं पास्ट में फिर रहा हूं या मैं फ्यूचर में जाने की कोशिश में। ये 2 चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। आज में वापिस आ जाए, फिर पिछली दफा भी ऐसे हो गया था, पिछली दफा भी मैंने पढ़ा था, फिर भी नहीं हुआ था। ये रिपीट अटेम्प्ट वाले बच्चे अक्सर वो इसको सेकंड करेंगे कि सारी टेंशन, जब किताब खोलते हैं ओ पिछली दफा ऐसे हुआ था, पिछली दफा ऐसे हुआ था। हर वक्त आप पास्ट में आज में रहना सीखें। जिंदगी सिर्फ आज का नाम है, ये बात मेरी याद रखिएगा।
जिंदगी आज है, जो कल थी वो तो गुजर गई है, वो तो आ नहीं सकती। जो कल है उसका तो पता ही नहीं है उसने आना है कि नहीं आना। जिंदगी सिर्फ इस लम्हे का नाम है जो मैं इस वक्त गुजार रहा हूं। ये मेरा ठीक गुजर रहा है, ये मेरे प्लान के मुताबिक गुजर रहा है, तो बस मुझे मुतमईन होना चाहिए। कल आएगा तो फिर कल की भी देखेंगे। जो गुज़िश्ता कल था वो तो कभी दोबारा, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मेरा गुज़िश्ता कल मुझे लौटा सकती है। वो फेलियर था तो तब भी, वो सक्सेस थी तो तब भी, इस वक्त ही रेलिवेंट होगी। तो सबसे पहले आज में रहना सीखें। हमारे सीए के अक्सर बच्चे पास्ट में रहना सीखते हैं। 2 दफा दे चुका हूँ, 3 दफा। बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उन्हें पकड़ के आज पे लाता हूँ, वो फिर यहीं चले जाते। सर पिछली दफा भी ऐसे हो गया, सर ऐसे, सर अगली दफा तो ऐसे। या वो पिछली दफा की बात कर रहा है या वो अगली दफा की बात कर रहा है। जब हम उसे कह रहे हैं कि बेटा आज पर आ जाए, आज पर आ जाए, यहां आ जाए, यहां नहीं आना चाहते, ये आज है आपका, इस पर आ जाए। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एवरी अटेम्प्ट, यहां आ जाए, इसको ठीक करेंगे। अगर ये ठीक है तो फ्यूचर ठीक हो जाए। लेकिन बच्चा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चा इंटरेस्टेड या पास्ट में है या फ्यूचर में, या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये आपका प्रेजेंट है, ये स्ट्रेटजी है, इसको देखें। अगर पिछले पूरा वीक में नहीं पढ़ सका तो फ्यूचर आज ही नजर नहीं आ रहा। अगर मैंने अब अपने शेड्यूल के मुताबिक पढ़ना शुरू कर दिया तो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है इंशाल्लाह। इससे प्रिडिक्शन लें, अपने पास से, अपने पुराने ट्रैक से, उससे ना हर वक्त देखें कि क्या हो रहा था, क्या होने जा रहा है। नहीं, इससे मदद लें। ये आपका आज है, स्टडी के पर्पस के लिए ये आपका आज है, इसको ठीक करें। ये ठीक होगा, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे जरूरी तरीन अमल है वो आपका वही अमल है कि जिसके अंदर आप अपना आज से वापस आ जाएं, फ्यूचर से बाहर निकलें। कोई खुदा ना खास्ता नाकामी हो गई है, वो हो चुकी थी, खत्म हो गई है, उसको दोबारा ना आने की प्लानिंग करें। उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब ना करें, उसकी वजह से अपने उसको ना लेकर चलें। फिर यू मस्ट लर्न समथिंग कि हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आपने होपफुल कैसे रहना है, आपने जिंदगी में बरकतें अपने साथ कैसे अटैच करनी है, आपने जिंदगी में किसी की दुआ कैसे लेनी है, आपने जिंदगी में ये एटीट्यूड कैसे इख्तियार करना है कि यार किसी से किसी को मेरे से कोई फैज पहुंच जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें फिर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएंगी। हमें तो 10-12 साल का निज़ामिया तालीम ये सिखाता ही नहीं ना। एसएससी तक तो आप ये नहीं सीख कर आए, बल्कि इससे उल्ट सिखाते हैं। अपने नोट्स किसी को नहीं दिखाए। अगर आपने फर्स्ट आना है तो अगर यही बता दिया कि मैंने ऐसे कहां से याद किया तो फिर वो भी वहीं से कर लेगा। हमारा निज़ाम तालीम तो हमें ये सिखाता है अनफॉर्चुनेटली। वेयरएज एक और सर्वे हुआ यूएसए के अंदर भी, बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे, कि जी कोई चीज लर्न कैसे की जा सकती है। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जी लेक्चर लेकर आपने सुना, ये इससे कोई 10% लर्निंग आ सकती है किसी चीज के बारे में। अगर वही लेक्चर किसी वीडियो की शक्ल में था तो 20%, ऐसे चलते 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 जो हाईएस्ट रेट उन्होंने उस सर्वे में लिखा कि आप चीज को कैसे लर्न कर सकते हैं, वो कहते हैं टीच करके कर। और हम टीचर्स इसके बिल्कुल सेकंड करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी आधी लर्निंग आप लोगों को पढ़ाकर हुई है। हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं थे, हमें इतनी चीजें नहीं आती थी कि जब हमने पास किया था तो हमें इतना कुछ आता था। आज भी कुछ नहीं आता, कोई दावा नहीं है। हम तो अपनी क्लासेस में हमेशा ये कहते हैं कि हम फैसिलिटेटर हैं, हमें माइनस करें तो इल्म शुरू होता है। हमारी दाद से इल्म अटैच नहीं है, इल्म किताबों से मिलता है, आपने किताबों से हासिल करना है। हम किताब पढ़ने में आपको सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तभी बच्चों को लगता है कि अच्छा सर को इतनी चीजें आती है, पढ़ा कर आए हैं। तो आपको चाहिए, कोई बच्चा क्लास का मिस हो गया है, कोई बच्चा कहता है मैं 1 हफ्ता छुट्टी कर बैठा हूँ, फौरन उसको पकड़ें। पता नहीं उसको समझ आनी है कि नहीं आनी, लेकिन आपको आ जाए, यकीन जाने आपको आ जाए। उसका नहीं पता कि उसे समझ आनी है कि नहीं आनी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये यूनिक अपॉर्चुनिटी। हर चीज बांटने से बढ़ती है, इल्म भी बांटने से ही बढ़ेगा। हर चीज प्रिजर्व करने से कम होती है।
अगर आप चीजों को प्रिजर्व करेंगे तो कमी होनी शुरू हो जाएगी। ये कायनात का उसूल है, ये फितरत का उसूल है, ये क्रिएटर का बनाया हुआ उसूल है। तो आप भी इल्म बांटना शुरू करें, लोगों के काम आना शुरू कर दें। छोटी छोटी चीजों से अपने अंदर ये मिजाज पैदा करें कि मेरे से किसी को भला हो जाए, मैं कोई बांटने वाला बन जाऊं। पानी की एक बोतल खरीदने लगे हैं, कोशिश करें 2 खरीद, एक अपने लिए, एक किसी को दे देंगे, रास्ते में किसी को दे देंगे। कभी ऐसा करके देखें कि 25 रुपए की एक बोतल की क्या औकात है, लेकिन कभी करके तो देखें। देखिएगा एकदम से बॉडी के अंदर एक एनर्जी आएगी, एक करंट आएगा, वो जो पॉजिटिविटी की एनर्जी है, कभी उसको फील तो करें, कभी करके तो देखे जिंदगी में कि यार आज मैं फारिग ही घर बैठा हूं, मैं 1 घंटे के लिए किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चला जाता हूं, वहां जाके बैठ जाता हूं, किसी के काम आऊंगा। अब वहां काम आना हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा अफोर्ड करते हैं तो चलो किसी को कोई ऐसे आ जाते हैं, और कुछ नहीं, इमरजेंसी में लोग इतने परेशान आते हैं, उन्हें एक टेलीफोन कॉल करने की भी जरूरत होती है। कभी किसी को करवा के तो देखें, लेट्स हैव एक्सपीरियंस, कभी करके देखें। अगर आपको अगले 5 मिनट में ही समझ ना आ गई ना जिंदगी की, तो मुझे पकड़ लेना, ऐसा करके देखें। अपनी गाड़ी में चंद बोतल पानी की रखें, किसी बिल्कुल गरीब आदमी को दे दें, अगले 30 सेकंड में आपको जिंदगी समझ आ जाएगी कि जिंदगी किसको कहते हैं। कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं, जाए किसी दिन इमरजेंसी में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में किसी के काम आए, 5 मिनट में सारी जिंदगी की फिलॉसफी समझ आती है। कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं, कुछ नहीं, करके देखिए, बड़ा आसान बात बता रहा हूँ। सारी स्ट्रेस, सारी चीजें आपकी ना ठीक होना शुरू हो गई तो देखिएगा क्या होगा। एक बुजुर्ग थे लाहौर में, वो आपने किसी ने शायद सुना भी हो, सूरह रहमान से, सूरह रहमान की लिसनिंग से इलाज होता है। एक ऐप है, मैं कभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अल्टीमेट रेमेडी के नाम से एक ऐप बनी है बाकायदा। ये एक बुजुर्ग थे बेसिकली, जिन्होंने इस बात को बनाया और इसके इन्होंने इसको लेकर चले। एक लंबी कहानी है, कभी मैं उनके एक डॉक्टर साहब हैं इस वक्त जो हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी के इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर, ये उनके फॉलोअर हैं। और इस वक्त लाहौर का सर्विसेज हॉस्पिटल उन हॉस्पिटल में उसका शुमार होता है जहां इमरजेंसी में, आईसीयू में भी पेशेंट्स को सूरह रहमान सुनाई जाती है ऑफिशियल। तो वो उन बुजुर्ग ने की एक टेक्निक है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, सूरह रहमान की तिलावत लगा लें और उसको सुनें। कभी सुन के देखें, आप डिप्रेशन से एटलीस्ट बाहर आ, एक दफा सुनने से आप डिप्रेशन से बाहर। एक ऐप है अल्टीमेट रेमेडी के नाम से, उसको डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा भी हुआ है, उसमें आपको और भी कुछ कर सकते। बेसिकली एक सोच पैदा करने की जरूरत है कि अब मुझे कुछ करना है। कायनात का ये उसूल है, जब मैं पॉजिटिव सोचता हूं ना, तो कायनात की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब मैं नेगेटिव सोचता हूं तो नेगेटिव अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह का एक बनाया हुआ उसूल है। वो कभी आपने मैट्रिक में एक वो साउंड का एक एक्सपेरिमेंट करते होते थे, वो एक ट्यूनिंग फोक लेके ना उसको मार के फर्ज किया इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 मेगाहर्ट्ज, आपने उसको हिट किया, वो आवाज आ रही है उसमें से। एक और ट्यूनिंग फोक ले 20 हर्ट्ज वाले, उसको इसके करीब करें, ये भी बजना शुरू कर देता है, लेकिन 60 वाला नहीं बजता था। याद है ये एक्सपेरिमेंट? ऐसे ही था। ये क्या मैसेज है इस एक्सपेरिमेंट? ये सेम फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं। इफ यू हैव अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, तो कायनात की पॉजिटिव चीजें आपसे मैच करके बोलने लगेंगी। इफ यू हैव अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इन योर माइंड, तो कायनात की नेगेटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और वहां से आप चलें। इट्स ऑल अबाउट यू, आप क्या सोच रहे, जैसे आप सोचोगे वैसे होगा। ये तो 10th का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस एक्सपेरिमेंट की ये इंटरप्रिटेशन 10th में नहीं है, वहां तो कुछ और नहीं सिखाया जा रहा है। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव लेकर दूसरों का भला सोचना शुरू करते हैं। आपको इसकी तो फिक्र होनी ही चाहिए कि आप पास हो जाएं, इसकी भी फिक्र होनी चाहिए जो मेरे साथ बच्चा बैठा हो ये ना फेल हो जाए, ये कैसे पास हो सकता है। बच्चों को ऐसे मेंशन कर करके चलें तो काम खराब हो जाएगा। एक बच्चा मेरे पास इस सेशन में बैठा हुआ है, मेरा स्टूडेंट भी है। हमारे एक बच्चे के एक पेपर में एक प्रॉब्लम थे,
रमजानुल मुबारक का सेशन भी आया था ना, इसी सेशन के दरमियान एक बच्चे के अंगूठे में इंफेक्शन हो, उसकी तकरीबन 1 महीने की छुट्टियां होंगी। ये बच्चा बड़ा अच्छा था, बड़ा ओबीडियंट बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा। 1 महीने के बाद जब ये आया तो मैंने उसको देख के कहा, तुम किधर हो? कहता सर मैं बीमार हो गया, ये देखो तो ये हो गया। पूरा 1 महीना उसकी क्लासेस हो। बच्चा अच्छा भला पढ़ने वाला था। अब हमें लगा कि ये तो गया। अब अपनी क्लास में भी बात बाकायदा सिखा रहे होते हैं कि आपने काम आना है, काम आना है, काम आना है। इस क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ, उसने हाथ खड़ा कर, उसने कहा सर मैं इसे सारा पढ़ा दूंगा जो 1 महीने का, ये मेरे साथ टाइम मैच करे, मैं इसे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों ने पढ़ना शुरू किया। आज इस अटेम्प्ट में वो बच्चा भी पास हो गया, इसने तो हो ही जाना था, ये कैसे फेल हो सकता है? असल में जैसे जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे तो उसके असरात आपकी जिंदगी में बरकतों की शक्ल में आएंगे, फैज की शक्ल में आएंगे, रूहानियत की शक्ल में आएंगे। और जब हम अदरवाइज सोचेंगे कि बस मैं पास हो जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तो सारी लर्निंग इसी पर ही है ना। पेरेंट जहाँ कंपटीशन का एग्जाम हो रहा होता है ना, तो पेरेंट को तो पता होता है हमारा बच्चा कितने नंबर लेगा। वो जिन 2 के बारे में शक होता है ना कि या ये फर्स्ट आएगा या ये आएगा, तो अपने बच्चे से ज्यादा उसके मार्क्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसके कितने हैं, क्योंकि उसके काम आने से सुकून मिलता है, अपने के पूरे आने से सुकून सिखा। अनफॉर्चुनेटली वो निजाम हमें ये सिखा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये सारा हमारा माइंडसेट खराब हुआ है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें कैसे लेकर चलना चाहिए। तो इल्म भी आपका बांटने से बढ़ेगा, सक्सेस भी आपकी बांटने से बढ़ेगी। उसमें जो बरकतें आएंगी, उसमें जो अल्लाह का वो निजाम आएगा, वो तो आपने देखना है ना, उसको तो आपने करना है। यार एक इधर से पूरा भी कर दीजिए, पूरे बच्चों के साथ कलेक्टिव ट्रेनिंग। अच्छा जी, तो इसलिए सोच में तब्दीली लाने की भी जरूरत है। ये स्ट्रेस आदि इससे ही खत्म हो जाएगी। जैसे आप पॉजिटिव होना सीख जाएंगे, स्ट्रेस को खुद ब खुद एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए चीजें बांटें, इल्म बांटें। जितनी अभी आप स्टूडेंट हैं, जो कर सकते हैं इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, उतना करना शुरू करें। फिलहाल आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो हॉस्पिटल बनाने का कहा भी नहीं जाता। आप पानी की एक बोतल तो बांट ही सकते हैं ना, तो बस इसको शुरू कर दें। कोई अपना रोजाना की बुनियाद पर एक सोचें कि आज मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। ये कंट्रीब्यूशन ये भी हो सकती है, जब आप बाइक पे बड़ी तेजी से जा रहे थे और आप जिना हॉस्पिटल के बाहर से गुजरे, तो आप ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे कि यहां से पैदल चलने वाले को रास्ता देना। बाखुदा ये भी नेकी थी, ये भी सदका। अल्लाह के नबी की हदीस है, रास्ता देना भी नेकी है। तो नेकी के लिए ये नहीं है कि आपके पास पैसे ही होंगे तो फौरन से सोचेंगे सर जब कमाएंगे फिर करेंगे। नहीं नहीं, भाई की शान से चलाना। किसी को अपना हक छोड़कर किसी को हक देने का सोच रहे। क्या है, आपका ही राइट बन रहा था गुजरना, लेकिन एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था, कोई खातून गुजर रही थी, कोई उसको रास्ता दे दे 1 मिनट के लिए रुककर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 30 सेकंड में ही बता देगा आपको कि काम मैंने क्या किया। आपका अपना आप ही बता देगा कि क्या हुआ है। बाकी तो छोड़ें, फ्यूचर और पास्ट और उसको छोड़ दें, उसी लम्हे आपको पता चलेगा मैंने ये कैसा काम किया। तो जिस स्ट्रेस को मैनेज करना है हमें, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। अकाउंटेंट की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, अगर अकाउंटेंट करते हैं तो फेलियर से इतना परेशान ना हो, मरने मारने पे ना उतर आए, कोई बात नहीं है। अल्लाह ने अगर ये लिखा था और ऐसा हो गया तो भी कोई बात नहीं। बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो खुदा ना खास्ता अगर फेलियर हो गया है, उसके बाद भी जाए 2 रकअत शुक्राने की अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर तूने मेरे लिए ये लिखा था तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए आइंदा के लिए पास का इंतजाम कर और अपने आप को ठीक करना शुरू कर। क्योंकि अल्लाह की रजा के साथ राजी रहकर ही हम वक्त गुजार सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके अगेंस्ट चलकर तो कोई मंजिल नहीं। तो जो हो गया है उसके ऊपर बहुत परेशान होना, बहुत वावेला करना, बहुत कोई ऐसी बात करना, उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। उस पर तो अब राजी होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान करना चाहिए, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो अब हमें कुछ फिक्रें चाहिए ना, कोई डायलॉग चाहिए अपने आप को तसल्ली देने के लिए। उन्हीं में से एक बात यह है कि फेलियर जो है ये बेसिकली सक्सेस ही इन प्रोग्रेस है। अगली दफा इंशाल्लाह सक्सेस ही आने वाली है और हम सक्सेस ही की तरफ ट्रेवल करने वाले हैं।
इसके बाद आते हैं कि ये सारा काम जो हम कर रहे हैं, वो जो आखिरी हमने बात की थी, इसको अब इस सारे लायामल को किया कैसे जाए। बस 10 मिनट और। असल में अल्लाह ताला ने हर इंसान को 3 चीजें देकर भेजी हैं बड़ी, जिसकी बात करने लगे हैं माइंड के एंगल से। हम उसमें से 2 की बात करने लगे। वन इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड एंड अदर इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जिस दिन हमें ये फिलॉसफी समझ आ गई तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आपके साथ 24 घंटे में जो कुछ हो रहा है, इसमें से 95% सबकॉन्शियस इसको डिराइव कर रहा है। 5% रोल है हमारे कॉन्शियस माइंड का हमारी जिंदगी में। हम अपने तमाम काम, तमाम चीजें इस 5% वाले दिमाग से करने की कोशिश में लगे। वेयर एज अल्लाह ने इसको इसके लिए बनाया ही नहीं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यही असल में अल्लाह ने हमें तमाम चीजें अचीव करने के लिए, तमाम काम करने के लिए अल्लाह ने हमें ये देकर भेजा। और कहा जाता है कि ये 30,000 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है एज कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड। 30,000 टाइम मोर स्पीड है इसकी, मोर एक्यूरेसी है इसकी। अल्लाह ने खुद ही हमें मैसेज एक दिया है। मेरी सर्वाइवल के जितने इश्यूज हैं, पूरी बॉडी सिग्नल से ही चल रही है ना, इनमें से तमाम काम कौन सा ब्रेन कर रहा है? सबकॉन्शियस। बेसिकली सबकॉन्शियस को ऐसे समझ लें रॉ शक्ल में, ये हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर, ये हमें ड्राइव कर रहा है। अगर हम अपनी सक्सेस भी सबकॉन्शियस के थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करें तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। इसका क्या मतलब? सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पहुंचती कैसे हैं, रिट्रीव कैसे होती हैं, चलती कैसे हैं? आपकी जिंदगी के जितने ऐसे काम हैं जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, रूटीन में करते हैं, आप कभी गौर करें क्या आप वो कॉन्शियसली कर रहे हैं? कॉन्शियसली करने का तो मतलब है क्या हर चीज का ध्यान मैं खुद रख रहा हूं। मसलन आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आप खुद ध्यान रख रहे हैं हर चीज का? नहीं। जैसे ही गाड़ी आपको चलाना आ जाती है, फिर तो आप गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल भी सुन लेते हैं, अपना व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, मैसेज का जवाब भी दे देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपका ध्यान तो कहीं और है, तो गाड़ी कौन चला रहा है फिर इस वक्त? वो चीज सोचें जब आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे थे, क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस नहीं चला रहा था गाड़ी आप, तो कितना जोर लगाकर इस बात को करना पड़ता था कि अभी ऑब्जेक्ट सामने आता था तो पहले सोच अच्छा ब्रेक लगानी, अच्छा ब्रेक लगानी। सबकॉन्शियस ना होता तो हम ऐसे चल रहे होते, जिंदगी ऐसे गुजार रहे होते, कदम फूंक फूंक कर हमें रखने पड़ रहे होते। जिंदगी के जितने काम आपके स्मूथली हो रहे हैं वो तमाम आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। कभी गौर कीजिएगा, अगर आप घर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, कभी अचानक से ब्रेक लगा के आंखें बंद कर ले तो आपको ये भी नहीं पता होगा आप इस वक्त खड़े हुए कहाँ, कलमा चौक गुजर गया कि अभी आना है, ये भी नहीं पता होगा। ये कौन है फिर जो रास्ता चला रहा है आपको? ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आपको चला रहा है। इसी सॉफ्टवेयर को अपनी सक्सेस भी ड्राइव करने दें, इसी सॉफ्टवेयर को अपनी सक्सेस भी ड्राइव करने दें। क्या मतलब? आप जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस में ले जाए। सबकॉन्शियस में ले जाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। कभी मौका मिला तो हम इसके ऊपर एक पूरा सेशन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुख्तसरन इशारतन बातें करते हैं। सबकॉन्शियस में कोई चीज जा सकती है रेपिटेशन के जरिए, रिपीट 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 रिपीट। वंस कोई चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है फिर एरर फ्री हो जाती है, फिर गलती नहीं हो सकती। सबकॉन्शियस वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, ऑटो पे चलता है, फिर आपने करना भी कुछ नहीं होता। जैसे गाड़ी आपकी अब ऑटो पे चल रही है, बाइक आपकी अब ऑटो पे चल रही है, आप सुबह उसका ब्रश करते हैं वो ऑटो पे हो रहा है। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जो आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं, कि खुद ही हो रहे हैं, खुद ही हो रहे हैं, खुद ही हो रहे हैं। आप रोज कॉलेज जाते हैं, रोज जाते हैं, चंद दिनों के बाद ये रास्ता आपके सबकॉन्शियस में चला जाए, आप खुद ही टर्न ले लो। इसी तरह से अगर हम किसी चीज को रिपीट 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 करेंगे तो कुछ अरसे के बाद वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। ये इशारा है हमारी उस कंटिन्यूस रिवीजन की तरफ। यहां अटैच करें अपनी वो हाफिज़ कुरान वाली बात, दे ऑल आर लिंक्ड, दैट्स व्हाई उनका कोई गलती नहीं है, वो एरर फ्री होकर सब कुछ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं।
सबकॉन्शियस में दूसरी बात जा सकती है। एक मैं मुख्तसर की बात करके ख़त्म करते हैं, मैं नमाज भी असर की पढ़नी है। तो दूसरा जरिया हो सकता है सबकॉन्शियस में बात को लेकर जाने के लिए, अल्लाह ने आप सबको वो एक लम्हा प्रोवाइड किया है। बेसिकली जब आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देंगे तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो आप तमाम बच्चे, तमाम लोग रोजाना सोते हैं। सोने से वो जो आखिरी लम्हा है ना, जब अभी आप सोए भी नहीं और अब आप जाग भी नहीं रहे, वो जो आखिरी 1 मिनट है, ये वो टाइम है कि जैसे ही ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो चुका हुआ होता है। बट अभी आप नहीं सोए हैं, सब कॉन्शियस वर्क कर रहे हैं। यानी सोते से पहले अपनी जिंदगी के टारगेट को सोचा करें। इफ यू वांट टू रेगुलेट योर बॉडी, यू वांट टू रीडायरेक्ट यू वांट टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। मसलन आप सब बच्चे सीए कर रहे हैं ना, तो आप रोजाना सोने से पहले ये सोचते हुए सो जाएं कि जी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बल्कि इसका जो माइंड साइंस है तो कहते हैं ये सोचते हुए सो जाएं कि मैं बन गया हूं। रोजाना अपने एक पिक्चर बना लें, अपनी सक्सेस की एक पिक्चर बना लें। मतलब आपका सीए करके कोई एक ड्रीम होगा ना, उसको सोचें, एक पिक्चर बना लें जी, ये घर था, ये गाड़ी थी, ये मोबाइल था, चलो जितनी बातें बोल सकते हैं बोल दी हैं, ठीक है ना, बाकी खुद ही समझ जाए, ठीक है। तो इस पिक्चर में जाकर, अपनी इस ड्रीम वर्ल्ड में जाकर रोजाना सो जाया करें। रोजाना सोने से पहले खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाकर सो जाया करें। चंद दिन ऐसा करके देखें। जो बच्चे कहते हैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं पैदा होती, लगाव नहीं आता, कंसिस्टेंसी नहीं आती, रिटेंशन नहीं होती, मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। इवन यू कैन लीव योर हैबिट्स एज वेल। कोई बच्चा स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, रोजाना इस वाली एक्सरसाइज को करे। देयर आर सम एक्सरसाइजेज एज वेल। कभी मौका मिला तो हम सिर्फ इस एक बात पर एक सेशन रखेंगे जिसमें चंद एक्सरसाइजेज हम आपको यहाँ बिठा के करा देंगे कि ये देखें, और आप उसी वक्त आप कायल हो जाएंगे कि ओके यस इट विल वर्क। तो अपने सबकॉन्शियस को काम करने दें। हम कॉन्शियस माइंड से सीए करना चाह रहे हैं, इसको अपने सबकॉन्शियस में लेकर, इसको अपने ऊपर तारी करें, इसको इसके बारे में सोचें, सोते हुए सोचें। या सोना नहीं है तो खुद से अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने की एक्सरसाइज एक होती है कि आप लेट जाएं, पुरसकून तरीके से लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और बैकवर्ड काउंटिंग स्लोली आईज क्लोज करके करें। 50 से नीचे आना शुरू करें। किसी दिन आपको नींद नहीं आ रही, कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, उस दिन भी आप ये करके देखें, इमीडिएटली आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा। जब आपको लगे ना कि अभी आप 50 से बैकवर्ड आएंगे, तो आप में से कोई बच्चा जो पहले से एक्सरसाइज करता नहीं है वो 0 तक नहीं आ सकता। आप हार्डली 40 पर आएंगे तो सो चुके होंगे। ये कंसंट्रेशन किसी और दुनिया का नाम है, मेडिटेशन किसी और दुनिया का नाम। तो आप ये आर्टिफिशियली अपने ऊपर किसी भी टाइम दिन में करके, जब आपको लगे कि अब मुझे नींद आ रही है, उस वक्त अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएं, उस वक्त अपने टारगेट को सोचें, उस वक्त अपनी सक्सेस पे आए। ये आपकी तमाम तर बॉडी को रेगुलेट कर देगा। अब आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि पढ़ो भाई। अभी आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं दे रहा ना, प्रॉब्लम यहाँ है। एक बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ता, प्रॉब्लम क्या है? इसका ब्रेन इसको सिग्नल देता है, उसका देता ही नहीं। जैसे ही मेरे सबकॉन्शियस को पता चलेगा मैं सीए करना चाहता हूँ, वो सारा दिन फिर मुझे सीए के सिग्नल ही देगा, उसी तरह लेकर चलेगा। ये मेरी बॉडी का सॉफ्टवेयर है, ये मुझे उसी तरह लेकर चलेगा इंशाल्लाह ताला। नमाज का टाइम बिल्कुल गुजरा जा रहा है जी, मुझे मेरा ख्याल है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना चाहिए। आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है तो कोई 1-2 क्वेश्चन लेने का टाइम हम निकाल सकते हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद मोहतरम इस सेशन में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मेरे अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश ज़रूर की कि मैं इसको किसी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। जी, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। डेली रिवीजन की आपने 1.5 आवर एलोकेट किया पढ़ने का, ठीक है मसलन, और लेकिन उसके साथ एक लफ्ज़ क्या लगा था? डिसिप्लिन। फर्स्ट किया आपने 7 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ना है। आप
7 बजे पढ़ने बैठे हैं, पहले आधा घंटा आपने जो आज तक पढ़ा उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये डे फर्स्ट से हमने शुरू करना है, तो अभी तो आज टीचर ने पढ़ाया भी थोड़ा सा ही हुआ होगा, किसी को रिवीजन में डालेंगे। जब ये अगले 3 दिन 4 दिन, तो अभी कोर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगा ना। अभी मुझे मौका मिलेगा, मैं थोड़ा सा कोई एक सवाल हल कर लूँ, आधे घंटे में काफी सारा काम हो जाएगा। 2-3 दिन में कोर्स आगे चलेगा, कोर्स पायलट होना शुरू होगा। ये अब चीज इतनी तैयार हो गई होगी कि इसको सिर्फ सोचने से रिवाइज होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होती है, अच्छा हाँ ये चीज करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे आपको रिवीजन आनी शुरू हो जाएगी। या अगर अभी आप एफसी में फर्ज किया तो आपने सोचा जी अच्छा जी ये इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी, हाँ वो थी, 2 पॉइंट भी होते हैं, स्लोप भी, बस ये रिवाइज हो गया। असल में ब्रेन रेफरेंस से फौरन रिवाइज कर लेता है सारी बातें। रिवीजन के लिए जब हम थोड़ा सा उसे डिसिप्लिन वे से करते हैं ना, रोजाना रिवाइज करते हैं, तो ब्रेन खुद ही रिवीजन में चला जाता है, वो चीज सामने आते ही रिवीजन में चला जाता है। फर्ज करें आपका कभी रोड पर चालान हो गया, आपने बड़ी वार्डन की मेहनत की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन माना नहीं, उसने भी चालान कर दिया। आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे ना, आप गप्पे लगाते हुए गुजर रहे होंगे, लेकिन याद आएगा उस बंदे ने छोड़ा नहीं था, आपने रिवीजन तो कोई नहीं की। आपके लहजे, उसके लहजे की तलखी तक आपको याद आएगी कि यार मैंने इसे बड़ा खा लिया, खाना ही नहीं। रिवीजन इसी का नाम है। अल्लाह ने ब्रेन इतनी ताकतवर चीज का नाम रखा है। आप जैसे ही पढ़ते हुए आगे चलेंगे, एक वक्त आएगा आप टॉपिक का नाम लेंगे, टोटल टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जिन चीजों को हमने अपने सबकॉन्शियस में डाला हुआ ना, नेगेटिव, हमने अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीजों को डाला हुआ है। किसी से आपका इख्तलाफ है, अब रोज सोचते हो ये बड़ा गलत आदमी, इसने मेरे साथ ये किया है, उस बंदे का नाम ले तो उसके पिछले 10 साल की हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है 1 नैनो सेकंड में। वाई कैसे रिवाइज हो रही है? अक्सर आपने लोगों से सुना है कि जब हज पे गए, बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ी, वो कहता मेरे सामने मेरी सारी जिंदगी आ गई। एक नजर में 40 साल की जिंदगी कैसे आ गई? ब्रेन की रिवीजन पावर इतनी ही ताकतवर है। बात सिर्फ ये क्योंकि हम इसे सबकॉन्शियस में ले जाने की बात कर रहे हैं, जब ये वहां जाएगी तो फिर ऐसे ही रिवाइज होगी। अल्लाह ने चाहा, ठीक है जी। जी 20%, वेरी गुड। 20% स्टूडेंट की रीजन, 2 चीजें आपको जिंदगी में रोक कर भी खड़ी हुई हैं। अगर आप बेफैज इंसान, आपसे लोगों को फैज नहीं मिल, ठीक है, सब टाइम फिर अल्लाह की तरफ से कहीं आप पकड़ में आ गए, या अगर हम उससे हट के रहें, वो तमाम बच्चे जो आप में से देखिएगा, जब आप रिजल्ट आता है तो हम बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, कितने पे फेल हो गए, 47 पर, 46 पर, 49 पर, ये भी नजर आते हैं ना बच्चे। ये वो बच्चे हैं बेसिकली जिन्होंने बेसिकली पढ़ा हुआ है। अगर हम कहें जिस बच्चे के 48 मार्क्स है, मैं कहूँ जी उसे सिलेबस का नहीं पता था, तो मैं ज्यादा कर, इसको सिलेबस का भी पता था, इसने रिवीजन भी यकीनन कुछ ना कुछ की हुई थी, इसने काम किया हुआ था। ये क्यों फेल हो गया है? ये एग्जाम के डे पर एग्जाम प्रेशर और वो स्ट्रेस उसको फेस नहीं कर सका। अगर ये उस दिन जरा सुकून में रहता, जैसे जैसे एग्जाम करीब आए आपने पढ़ना कम करना है, स्ट्रेस कम लेनी है। ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया, एकदम से डर गया, मैनेज नहीं कर सका। ये छोटे छोटे से फैक्टर हैं, क्योंकि मार्क्स भी पीछे 2 ही रह गए थे। फिर ये एक स्ट्रेटजी पर नहीं आया। मसलन हम कई सारी चीजें ना, मसलन हम एग्जाम में कहते हैं जी आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, आता है नहीं आता तब भी करना है, सवाल नहीं आता है अजम्पशन लेकर आगे चले। आप कौन से पेपर में, ताकि आपको बात समझ आए, हाँ आपके किस पेपर तक आपके पास हो गए, कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? अगले दिन पढ़ रहे हैं, आपको बात समझ आएगी। मतलब इंट्रो पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, मैं इससे कहता एक बात आपको समझ ही नहीं आ रही, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ है? हम स्ट्रेटजी सिखाते हैं कि नहीं, रेट एज्यूम करें, अजम्पशन लें, आगे चले, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स थे ना। ये बच्चा अगर इतनी सी बातों का ख्याल कर रहा होता तो कहीं ना कहीं से 2-3 मार्क्स इसने गेन कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट, एक ही सवाल पर एक्स्ट्रा टाइम ना लगाएं। क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज द मैक्सिमम टाइम व्हिच यू कैन एलोकेट टू एनी क्वेश्चन। क्या वो जितना मर्जी आता है, सारा सवाल आता है, इसको छोड़ दे। शक लगता है कि यार दोबारा कर लूंगा, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वापिस आ जाए, आगे चले जाए, जगह छोड़ दें, वापिस आके कर लेंगे। वापिस आने का टाइम मिलता कोई नहीं, लेकिन आ जाएंगे। जैसे उस क्वेश्चन का एलोकेटेड टाइम कंप्लीट हुआ है, खुदा के लिए इसको छोड़े और आगे चले। या अगर ऐसे लग रहा है सिर्फ 1 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, फिर कर लें, लेकिन अभी वो एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है और फंसा हुआ है, इस
इसको छोड़कर आगे जाने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इस पर 10 मिनट गुजारने से शायद हम फर्दर 2 मार्क्स ले रहे होंगे। एक नया क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वहां 10 मिनट में शायद हम 8 मार्क्स ले लें। प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है ना एग्जाम में। ये वाले बच्चे जो 48, 47 पर फेल हो रहे हैं, ये तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से इन्होंने पास हो जाए। इनकी रीजन वो हरगिज नहीं है कि इन्होंने पढ़ा नहीं था, इन्होंने पढ़ा हुआ था। 45 एंड अबव जिस बच्चे के मार्क्स हैं, इसने पढ़ा हुआ था। आप और नीचे लाके 40 तक भी कह सकते हो। हाँ, जो बच्चा 25 पर फेल हुआ है, 30s में फेल हुआ है, ये सारे वही बच्चे हैं। इनकी वही 3 रीजन है जो मैंने आपको बताया।